थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। कमिंग हमारा जो ये मैं उनकी बात नहीं कर रही जो ऑलरेडी एडवांस सेशन में, उनको तो चलता ही रहेगा जब तक पेपर नहीं होता। तो मैनी स्टूडेंट्स जैसे ही एग्जाम की डेट अनाउंस हुई तो मुझे बहुत सारे इनबॉक्स आने लगे कि तैयारी नहीं की। कुछ लोग होते हैं ना एग्जाम का वेट कर रहे होते हैं कि बस जब तक अनाउंस नहीं होगा, चीजें क्लियर नहीं होंगी, तब तक बुक नहीं उठानी। तो ये उन लोगों के लिए एक फास्ट एक्सटेंडेड टॉक्स वर्कशॉप है 20 डेज की। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इन 20 डेज में मैक्सिमम आपकी रिविजन्स हो जाएं थ्रू 7-8 लाइव सेशंस। कुछ आपको प्री रिकॉर्डेड बेस्ट सेशंस मिल जाएं, और जो भी सेशंस हो चुके हैं ऑल ओवर पाकिस्तान बाय सीपीएसपी ऑन एग्जामिनर्स, उनके स्टेशंस मिल जाएं। और आईएमएम एमसीपीएस एफसीपीएस पूल में से जो अच्छे स्टेशंस हैं जो कि लाइकली कभी हमेशा ही आते हैं और इन एनी फॉर्म आएंगे 300+, वो भी आप कर लें। बट ये 300 बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप 100 भी कर लें तो बड़ी बात है। 20 डेज में इतना आप कर नहीं सकते। जो जो एक रियलिस्टिक अप्रोच है वो यही है कि आप की अप्रोच अच्छी हो, एक पता हो कि हिस्ट्री ये है, कंपोनेंट्स ये है। अगर कंपोनेंट्स पता होता है ना, बंदा फिर भी सरवाइव कर जाता है एग्जाम में। ठीक है, जैसे कि अभी बात हो रही थी कि लीफलेट, भाई कोई भी लीफलेट आए, आपको कंपोनेंट्स पता है ना लीफलेट को कैसे अप्रोच करना है, अच्छी बातें बतानी है, बुरी बातें बतानी है, और बस एंड पे अपना ओपिनियन दे देना है। और कुछ एक सेट पैटर्न होता है कि आपने बताना ही बताना होता है कि कहाँ से आया, किसने भेजा है, किसके लिए भेजा है, लैंग्वेज कैसी है, प्रेजेंटेशन कैसी है। तो सम हाउ इस किस्म के स्टेशंस में कुछ भी अंदर डाल दें तो आपके पास एक स्केच होता है ना, आप उसके स्टेशन पे ना सर्वाइव कर जाते हो। या फिर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल में पता है कि उसकी 3 कंपोनेंट्स हैं, मतलब अपर लाइन, मिडल लाइन, लोअर लाइन। अब आपने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, चाहे उसमें पीपीएच आ जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आ जाए, जब रीच का कोई गाइडलाइन आ जाए तो आपने उसका प्रोटोकॉल बना दिया। मतलब किसी भी गाइडलाइन को अकॉर्डिंग टू योर ओन यूनिट मॉडिफाई करके प्रोटोकॉल बना दिया, नीचे साइन कर दिए और किस किस के लिए, मतलब वो भी आप उसमें सर्वाइव कर सकते हो बिकॉज यू नो अबाउट द कंपोनेंट्स। इसी तरह मेडिकल डिसऑर्डर है, इसके भी कंपोनेंट्स है ना, कि मरीज आएगा कोई जितनी भी अगर हम कर ले मेडिकल डिसऑर्डर्स कितने हैं, कोई भी मैक्सिमम 20 होंगे, और उनमें से भी हॉट हम देखें ना वो 6-7 ही बनते हैं। तो उसमें भी एक सेट ऑर्डर ही होता है कि मरीज को ये चीज कंप्लेंट होती है, ये क्वेश्चन पूछने होते हैं, या मरीज इन कंप्लेंट्स के साथ आएगा, आपने ऐसे असेस करना है। तो आप उसमें भी सर्वाइव कर जाते हो, जैसे एनीमिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जो हम काफी अरसे से हम कर रहे होते हैं। तो उन्हीं चीजों को जो है ना, अगर आप देखें तो 20 डेज में अगर आप अपने कंपोनेंट्स ही सेट कर लें, अपनी बाउंड्री वॉल्स ही बना लें कि इस स्टेशन में इस तरह मैंने अप्रोच करना है। जैसे काउंसलिंग के स्टेशंस होते हैं, हमें पता है ग्रीड करना है, इंट्रो करना है, पेशेंट को पता है किसी चीज का, तो उसके क्वेश्चंस लेके उसकी असेसमेंट करके इंफॉर्मेशन की प्रोसीड करना है, एंड पे उसको लीफलेट पकड़ा दी, सपोर्ट ग्रुप का बता दिया, फॉलोअप का बता दिया, है ना। तो कंपोनेंट अच्छे हैं। 20 दिन में अगर किसी ने पढ़ना है ना, तो बजाय इसके कि बहुत सारी चीजें पढ़े, आप अपने कंपोनेंट्स बना लें। तो ये जो जस्ट एक मिनट, हाँ तो मैं कहाँ थी। तो ये फास्ट एक्सटेंडेड टॉक्स के बारे में थी थोड़ी डिटेल। इसमें सिर्फ टू द पॉइंट तैयारी करनी है। थ्योरी रिवीजन के लिए अलग से आपको ऐड कर दिया है, जो लोग भी हैं उनको समरी कार्ड्स मिल जाएंगे, थियरी भी साथ साथ रिवाइज हो जाएगी। जो भी मॉड्यूल हैं हमारे मेंशन्ड, उनको हम रोल प्ले के स्टेशन स्ट्रक्चर डिस्कशन के साथ अटेम्प्ट करेंगे, किसी भी तरह आ सकता है। और हिस्ट्री लेना सीखेंगे 2.5 मिनट में। डिफिकल्ट काम है, बट आई विल ट्राई कि मैं अपने हैंड रिटन फॉर्म में हिस्ट्री कंपोनेंट्स आपको चीफ कंप्लेंट्स के जो भी ओबीजी के हैं वो भेज दूं, और आप उसको जो है अप्लाई कर सके, जैसे कि अभी हम आगे कमिंग सेशंस में देखेंगे। ठीक है, देखिए जो इंट्रोडक्शन की शॉर्ट टेम्पलेट्स है वो आप सबको आनी चाहिए कि मेरा नाम ये है, और आपने यहाँ इंट्रोडक्शन वाला टाइम बचाना है। और कैसे बचा सकती हैं, इसके लिए मैं आपको रेफर करूंगी अपने पहले ओरिएंटेशन सेशन के साथ। तो उसमें मैंने आपको काफी टिप्स दिए हैं कि हाउ टू स्क्यूज टाइम बाय कीपिंग इंट्रोडक्शन ब्रीफ। ठीक है, यहाँ से टाइम, मैंने जितने भी सेशन लिए ना, मेरी अपनी परसेप्शन ये है कि आप हाय हेलो में ही 2-3 मिनट लगा देते हैं।
तो अब नहीं ऐसा करना। तो जिसके लिए मैं आई विल रेफर यू पीपल माय फर्स्ट सेशन, लिंक भेज दूंगी अगर किसी ने मिस किया है तो। लाइव सेशंस होंगे मेडिकल डिसऑर्डर पे, फीटल मेडिसिन पे, अर्ली प्रेगनेंसी पे, मैलिग्नेंसी पे, सर्जरीज पे, यूरोकाइमी पे, लेबर पे, इन्फेक्शन पे और जनरल काइम पे। कुछ इनमें रिकॉर्डेड है, कुछ इनमें लाइव है। 20 डेज में बेस्ट पॉसिबल वे में हम इस रेंज को कवर कर लेंगे, ठीक है। स्टेशन नंबर 1 है ये, आप लोगों को पहले से ही मैंने बता दिया था कि ये स्टेशन नंबर 1 होगा। और इसमें रिसर्च इम्यूनाइजेशन पे ये स्टेशन है। मुझे वॉलंटियर चाहिए पहले इसके लिए ना। ये मैंने हाँ जी, नाम बताएं जल्दी जल्दी। डॉक्टर यास्मीन। यास्मीन, ओके। और अनीला, अस्का, अनीला। ये तो अनीला, अस्का, यास। इसका जो बेबी था वो तो आरएस नेगेटिव था। नहीं, अभी खुल जाएगा ना, रायता बिखरेगा अभी। चलें आगे चलो, कोई नहीं। और माइक अपने अपने आप को अनम्यूट करो, मुझे बताओ मैडम कि किसने ये अगर स्टेशन मैं भी कर सकती हूँ, अगर कंज्यूम भी कर मतलब सकती है, ठीक है, गुड। और सभी अभी कर सकती है, नहीं कर सकते तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे ही हो। आई नो यू आर फ्रॉम माय फर्स्ट बैच। वॉलंटियर्स में से हैं, मतलब वो ये पास हाँ, नहीं लेकिन ये करते, करके आए हो, हाँ ऑब्वियसली ये जी, करके आए हो, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। मैं नहीं चाहती है टीचिंग सेशन बन जाए एज यूजुअल। मैंने तुम लोगों की लाइब्रेरी में पहले ही सारा रिसर्च के नोट्स, इसका लेक्चर और इसमें टाइम ऑफ डिलीवरी, मोड ऑफ डिलीवरी, बच्चे का आईओटी की चीजें मैंने भेज दी हैं, ठीक है। तो वो खुद से पढ़ लेना। तो चलें, वॉलंटियर 5-6 हैं, गुड। अब आप खुद ही बता दो किसका मैं चूज कर लूं, मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। आई थिंक सबीहा, कोमल, अगर आपने बोला तो आप बड़ा कम बोलते हो। मैं चाहूंगी कि वो बच्चे बोलें जो कम बोलते हैं। मैम मैडम जो है ना, मैं वाला तैयार। मैडम नेक्स्ट है ना, वो मैंने प्रिपेयर किया वीटी वाला ना, ये ओके, भी पढ़ा चलें, है कोई बात लेकिन चले, नहीं इट्स ओके। फिर मेरा चले, कोमल आपने पढ़ा है? ये मैडम आईटीपी पढ़ा है। हाँ, आईटीपी आईटीपी करूंगी, जाऊंगी तो कहना नहीं नहीं मैंने तो आरएच पढ़ा था। अनीला आपने किया है ये? चलो अनीला आ जाओ। चले, अब अनीला को तहम्मुल से बर्दाश्त करें, ठीक है। और जिनको बारी नहीं मिली ना और इनको शौक है, वो अपनी 2 मिनट की हिस्ट्री की रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज दें, मैं सुन लूंगी, मैं बता दूंगी, ठीक है। लेकिन आप अच्छे हो ना, अगर आप पैसिव लर्नर भी हो, आप दूसरों को देख के सीख रहे हो, तब भी पास हो जाते हो। मेरे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो लेट्स स्टार्ट। चलें, अनीला, फॉर्मेट आपको पता है, ये स्टेशन है, आपके पास होंगे 12 मिनट और 2 मिनट आपने पढ़ने पे लगाने हैं बाय एनी मीन, और 10 मिनट आपने परफॉर्म करने हैं। तो इन 20 डेज में आपने कोशिश करनी है कि आपने 9 मिनट में काम करना है। 1 मिनट हमारा बोनस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपके सामने स्टेशन आया, आपने पढ़ा, तो आपको समझ आ गई कि 3 क्वेश्चन हैं और ये 3 क्वेश्चन ही होंगे, इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता ना। हिस्ट्री ले लो, इन्वेस्टिगेशन बता दो, रीड कर दो, और तो कुछ नहीं आ सकता। या तो रोल प्लेयर के साथ होगा या फिर होगा एग्जामिनर के साथ। तो ये रोल प्लेयर के साथ, इसमें एग्जामिनर ने कुछ नहीं कहना, इसमें सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है। आपने बोलना भी नहीं एग्जामिनर से, देखना भी नहीं उसको, ठीक है। जस्ट आई टू आई कांटेक्ट सिर्फ रोल प्लेयर के साथ आप मेंटेन करें, चाहे केबिन में कोई 10 लोग भी बैठे हों। पता चल गया ना ये रोल प्लेयर है, बस उसी के साथ ही ये आपके 9 मिनट्स गुजरेंगे, ठीक है। तो चले अनीला, पढ़ें अपना स्टेशन। अब 2 मिनट है तुम्हारे पास। हूँ हाँ तो कर दो, मैं बताओ कि पढ़ रहा है। चलो अनीला, पढ़ रही हो ना, लाउड ही पढ़ लो। अच्छा सॉरी, मुझे लगा कि मेरा म्यूट था। मैम, ग्रेविडा 3 पैरा 1 अबॉर्शन 1 previous C section due to breach at 30 weeks, blood group negative, husband blood group positive, daughter blood group negative, referred case from DHQ because of abnormal middle cerebral artery, Doppler is attached. Take her relevant history and plan her investigations after history, plan her treatment according to history and investigations. ठीक है,
वैसे मैंने इसको तो नॉन नॉन इम्यूनो हाइड्रॉक्स के तौर पे मैंने तो इसको तैयार किया था, पता नहीं अब क्या बनेगा। नहीं, तुम्हें इसका एक मिसकैरेज नजर नहीं आ रहा? हाँ ये तो बल्कि वो एमसीक्यू है ना हमारे जहन में, जो जो हमने एक एमसीक्यू भी किया था बिल्कुल सेम ऐसा ही। चलो। हाँ मिसकैरेज नहीं, वैसे मैंने देखा हुआ तो मैंने उसी पे फोकस किया था। अच्छा मैम लूँ, स्टार्ट करूँ? हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अनीला है, मैं गायनिक डॉक्टर हूँ और मैं आज आपसे बात करूंगी आपके मसले के सिलसिले में। आपका नाम और शोहर का नाम बता दें। नूरीन, शोहर का नाम अकमल है। आपकी उम्र कितनी है नौरीन? मेरी 27। ठीक है, आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? शादी को 5 साल। और ये आपकी शादी खानदान में हुई है या बाहर हुई है खानदान से? बाहर हुई है। ठीक है, और आप क्या काम करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका आपकी कार्ड में लिखा हुआ है कि ये आपका तीसरा बच्चा है, एक बच्चा आपके पास जिंदा है और एक आपका जाया हो गया, ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे की उम्र बता दीजिएगा। बेटी मेरी 3 साल की है। और वो ऑपरेशन से हुई है और उसके बाद जो आपका हमल जाया हुआ है उसके बाद हुआ है या उससे पहले हुआ था? पहले मेरा हमल जाया हुआ है, फिर उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ है, मतलब फिर बेटी हुई है, अब तीसरा हमल है। ठीक है, बेटी आपकी 3 साल की है, ठीक है। जी। अच्छा पहले बच्चे में जो आपकी बेटी हुई थी उसमें आपको कोई मसला बना था या बच्ची आपकी ठीक आ, ठाक है? नहीं, मसला बना था, उल्टी थी बच्ची। तो जी फिर कोशिश की, घुमाया भी उसको, जैसे घुमाते हैं कि सीधी हो जी जाए, लेकिन नहीं ठीक है, हुआ। तो फिर उन्होंने कहा ना, अब ऑपरेशन ही होगा, तो फिर उसके उल्टा होने की वजह से मेरा ऑपरेशन हुआ। ठीक है, यानी बच्चे ऑपरेशन में ठीक वैसे हो कोई मसला नहीं था, जी बच्ची नहीं। वैसे ठीक सेहतमंद बच्ची आपकी, ठीक जी है। जी। आपकी माहवारी की डेट कौन सी है? आ, मुझे याद नहीं है, लेकिन वीक्स के मुताबिक मैं आपको बता सकती हूँ, 32 वीक्स हैं अभी। 32 वीक्स है, ठीक है, यानी कि आप 8वां महीने में है। अच्छा आपकी जी फाइल में जी। लिखा है कि आपको डीएचक्यू वालों ने रेफर किया यहाँ पर, बच्चे के सिलसिले में बताया, क्या क्या बताया उन्होंने आपको? मुझे लगा मेरा पेट ज्यादा बड़ा हो रहा है, पिछली बेटी में इतना बड़ा नहीं था। और मुझे बार बार चेक भी कर रहे थे, मेरे खून के टेस्ट हो रहे थे। वो कह रहे थे कि आपके बच्चे का और आपका और आपके हस्बैंड का खून मुख्तलिफ है, इस वजह से बच्चे में जो है सही चीजें नजर नहीं आ रही, तो हम बार बार खून का टेस्ट करेंगे। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, अब हम एक और बड़ा टेस्ट करेंगे। और जब वो बड़ा टेस्ट उन्होंने करवाया तो उन्होंने कहा कि ये भी ठीक नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि आप बड़े हॉस्पिटल आ जाएं। तो मैं अब आई हूँ बड़े ठीक है, हॉस्पिटल। ठीक है नौरीन, इसके आपकी फाइल में ये लिखा हुआ है कि आपकी बच्ची का ग्रुप तो आपसे मिलता था, लेकिन जो आपका पहला बच्चा जाया हुआ था, क्या उस पे आपने सफाई करवाई थी? हाँ जी, मैंने सफाई कराई थी। और उस पे आपको टीका लगा था, जो महंगा टीका लगता है 7,000 रुपए का उसके बाद? नहीं, मुझे किसी ने नहीं बताया। ठीक है, तब आपको नहीं बताया और ना आपको टीका लगवाया आपको। नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे ये बता दें कि मैं अब आपसे इस मसले के बारे में, आपकी जो हमल है इसके बारे में कुछ सवालात कर लूं। जी आपने जी। ये हमल इरादतन किया था? हाँ जी बिल्कुल, बेटी है तो अब मैं चाह रही हूँ बेटा हो। ठीक है, पहले 3 माह में आपने कोई अल्ट्रासाउंड करवाया था कि बच्चा ठीक है, कोई मसला तो नहीं है उसमें? नहीं, हाँ कराए थे, सब कुछ ठीक था, बच्चे के में तो कोई मसला नहीं था। ये तो अब खून के टेस्ट भी करवाते रहे, अभी जाके उन्होंने मुझे बोला कि आपके जो दिमाग का टेस्ट है बच्चे का, वो ठीक नहीं आया, और पानी है पेट में और छाती में। ठीक तो है, अभी कम है, तो आप चली जाएं, तो मुझे फिर ठीक आपके पास भेजा है। ठीक है। और मुझे बताइए कि पहले 3 माह में जो आपको पहले 3 माह में कोई बुखार या दाने वगैरह का मसला तो नहीं बना था आपको? नहीं। ठीक है, ब्लड प्रेशर आप चेक करवाती रही है हमल में, ठीक रहा आपका? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक। बच्चे की हरकत ठीक होती है, आपको मसला हरकत में कोई मसला तो नहीं हुआ आपको? हरकत ठीक है, मतलब ज्यादा भी कोई नहीं है, मसला नहीं मुझे है? कम कम महसूस नहीं हुई। ठीक है। और 5वें माह में जो बच्चे का अल्ट्रासाउंड साख वाला करवाते हैं वो आपने करवाया था उस वक्त 5वें माह में? अब तो आपका हाँ 8वां माह जी। है ना, अब आपने करवाया। जी जी, 5वें महीने में करवाया था और वो भी ठीक था। तब बच्चा ठीक था, उसमें कोई मसला नहीं था? नहीं। अच्छा, जब से ये पेट बड़ा हुआ महसूस हो रहा है, आपको कोई सांस की तकलीफ है, यानी सांस फूलता हो या बैठने में तकलीफ हो, लेटने में तकलीफ हो, पाँव पे रगें फूल गई हो, इस तरह की कोई तकलीफ बन रही है साथ? नहीं। ऐसा कोई मसला नहीं है, यानी इतनी तकलीफ नहीं है पेट बढ़ने से आपको? जी नहीं। तो ठीक अनिला है, क्या ख्याल है, अभी आउट हो गया टाइम तो?
3 मिनट में लेनी थी, मैम 5 बस मिनट इसके है। लिए मेरा जो है ना नहीं टाइम इसके ही नहीं है अंदर ना, नहीं जी ना अब टाइम ही नहीं है। आप जितना ज्यादा टाइम लोगी उतना आपका नुकसान है, बाकी क्वेश्चन कौन इसमें अटेम्प्ट करेगा। मैम पर्सनल और ड्रग हिस्ट्री मुझे इसमें थी, बस पूछने वाली है, बाकी तो मैंने कुछ नहीं पूछना था। ठीक है, चलें कोई और। आपके क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हैं अनिला, बिल्कुल ठीक है, ये पूछने भी थे। कोई और इसको अच्छे अंदाज में कर सकता है इसी स्टेशन को? आप पूछ कर देखो। मैडम इसमें मुझे सिर्फ 2 चीजें बता दीजिएगा कि मैम इसमें जैसे अगर हमें पता चल गया कि उसका वो है पहले एक वो हुआ है मिसकैरेज हुआ है, तो हमने उसको सीधा इम्यून हाइड्रोस पे ले जाना है बस, फिर यानी हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना उससे। और मैम मैं इसका पूछना जवाब चाहती है ये ना, है, इसका मैं जवाब पूछना इसका चाहती हूँ जवाब है, इसका जवाब ये है, ये स्टेम है। कि बच्चे को महंगा टीका लगा था या नहीं ना। ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, आपने जब उसको आपने एंटीबॉडी स्टेम टिटर पढ़ी, ज्यादा आ गया तो देखें एबनॉर्मल मिडिल सेरेब्रल आर्टरी आ गया है ना खराब, डोपलर अटैच है और वो भी एबनॉर्मल है। आई एम टेलिंग यू, मैं आपको दिखाती भी हूँ कि पढ़ना कैसे होता है। तो इसके बाद आपको क्या लगता है तो फिटल एनीमिया मिडिल सेरेब्रल आर्टरी पे अगर आपको बताते हैं पिक सिस्टोलिक वेलोसिटी खराब है तो दिस इज केस ऑफ फिटल एनीमिया, और वो आपको हिंट दे रहे हैं कि इसका जो है ग्रेविडा 3 है, पैरा 1 है, एक अबार्शन है, प्रीवियस सेक्शन है, ब्रीच की वजह से उन्होंने बता दिया कि ब्लड ग्रुप इसका नेगेटिव है, हस्बैंड का पॉजिटिव है और बच्ची का नेगेटिव है। तो जी आपने यानी इसकी वो तो रेलेवेंट बच्ची हिस्ट्री को लेनी है, तो क्या रेलेवेंट हिस्ट्री होगी और कैसे लेनी चाहिए? मैं तो काफी दफा बोलती हूँ कि डू नॉट आस्क लीडिंग क्वेश्चंस। ये जितने क्वेश्चंस आपने बोले ये शायद ना बोलने पड़ते अगर आप उसको बोलने दे देते। सबसे पहले मैडम पूछते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी, मतलब अपने मसले के बारे में। सबको सबको अपनी बारी मिलेगी, ठीक है, अभी तो नहीं लगा, असेसमेंट हो रही है। अच्छा मैंने कहा देखो शायद मैडम देखो ओवरऑल आप पूछ रही हाँ कोई बात नहीं, तो आप सब भी अच्छा परफॉर्म करोगे, ये लर्निंग फेज में सबसे है, कोई भी अहम बात तो मास्टर ये नहीं है कि ये होता। पूछना चाहिए ना। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी। इसमें सबसे अहम सवाल तो ये होना चाहिए कि आपको पहले बच्चे में महंगा टीका लगा था या नहीं। वो तो नेगेटिव ठीक है है, ना, वो तो पूछ लिया। वो तो उन्होंने पूछ पूछा है लिया मैडम। है, उन्होंने पूछ लिया कि अब मिसकैरेज हुआ था और उसमें नहीं लगा टीका, वही खराबी हुई थी, बच्ची तो नेगेटिव है। एंटीबॉडी टीटर्स की वो जो उसकी रिकॉर्ड है वो मांग लेंगे उससे, और मैडम उससे ये पूछेंगे कि 30 हफ्तों में क्यों ऑपरेशन हो गया था, क्या वजह बनी थी। मैडम बच्ची जिसका सिजेरियन हुआ वो 30 वीक्स पे लिखा हुआ है। नहीं अब ये 30 नहीं वीक्स 30 पे वीक्स पे आई तो है, अब आई है ना, 30 वीक्स में। अच्छा 32 अब 30 पे 30। है। टोटल मोमेंट अच्छा एक बात मैं बताती हूँ, देखें एक तो जो 2 मिनट मिले हैं ना उसको वाइजली यूज करें और इसी में अपना अपने प्लान कर लेना है। अब आपके पास इस स्टेशन को मैं देखती हूँ ना दोबारा, ऐसे ही आएंगे स्टेशन, इसमें लिखा हुआ रेलेवेंट हिस्ट्री लें और आफ्टर हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन प्लानिंग करनी है और ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रीटमेंट प्लान होगी, तो ये तो नेचुरली तुम लोग प्लान कर लोगे। सारा ये 2 मिनट लगाने हैं ना ये आपने हिस्ट्री प्लान करने पे लगाने हैं, ठीक है। अब क्योंकि बाकी चीजें तो डिपेंड ही हिस्ट्री पे कर रही हैं, तो आपने 3 मिनट में कैसे हिस्ट्री ले सकते हो? अभी 4:11 हो रहा है टाइम, जब उन्होंने शुरू किया था आई थिंक 4:03 पे किया था और 4:07 पे मैंने कहा था कि अब 5 मिनट्स हो गए हैं और ज्यादा 2 मिनट्स भी ऊपर हो गए थे और अभी भी हमें कोई काम की बात नहीं मिली थी। आल्दो वो सारी बातें ठीक है और मैं बिल्कुल समझती हूँ कि हमारे जो रिफ्लेक्सेस है ना वो लॉन्ग केस के बने हुए हैं, हमें पढ़ाने में इतनी दिक्कत होती है, हम मतलब पूरी उम्र ही लॉन्ग केस पढ़ाते हुए होगी तो बड़ी दिक्कत होती है, एग्जाम एकदम से चेंज हो गया, आपको पढ़ाना शॉर्ट केस पे, और आपका खुद भी यही और आपके एग्जामिनर के साथ भी यही है, सारी उम्र तो उन्होंने मतलब FCPSC किया ना, लॉन्ग केस ही लिए हैं। तो ये एग्जाम सबके लिए चैलेंजिंग है, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी, लेकिन जो टिप्स हैं वो अगर हम फॉलो कर लें तो ये है कि आपने इंट्रोडक्शन ब्रीफ रखना है। आपको पता है इसका नाम आयशा आयशा लिखा हुआ है, एज लिखी हुई है, ठीक है, तो आप बस फौरन डायरेक्टली स्टार्ट करें कि अस्सलाम वालेकुम आई एम, मेरा नाम ये है, आपने नहीं बताया, ठीक है। अब कम्युनिकेशन के नंबर चले गए ना आपके, आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि आपकी असेसमेंट होनी है कम्युनिकेशन पे, इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे, सेफ्टी पॉइंट्स पे, अप्लाइड नॉलेज पे। अगर आप लेट्स सपोज आपने RH नेगेटिव अभी फ्रेश नहीं पढ़ा हुआ तो आप फिर भी इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ गुड कम्युनिकेशन। अब इसमें तो आपने बस अपना इंट्रोडक्शन कराना है और मरीज क्योंकि आपके पास रेफर्ड केस है DHQ से तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आपने सिर्फ क्विकली उनको रिवाइज कर दिया कि
अगर लेट्स सपोज का नाम आयशा है, अगर नहीं लिखा हो तो वो तो फिर आपने पूछना ही था, मेरी मिस्टेक है, मुझे लिखना चाहिए था, और आपके एग्जाम में भी लिखा हुआ होगा कि आयशा नूरीन अकमल, आप जैसे कि मुझे बताया गया है अपना इंट्रोडक्शन कराने के बाद कि आई एम डॉक्टर हिरा, आई एम योर डॉक्टर टुडे, मुझे बताया गया है कि आपका नाम नूरीन अकमल है, आपका तीसरा हमल है, पहले एक ऑपरेशन हुआ है बच्चे अल्टर होने की वजह से, और आपकी 3 साल की बेटी है, अब आप 30 वीक्स पे हैं और आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और हस्बैंड का पॉजिटिव है, और आपको रेफर किया गया है कि आपकी बच्चे की जो दिमाग का अल्ट्रासाउंड है वो जो है वो सही नहीं आ रहा, क्या ऐसा ही है? और उसने बोलना हाँ ठीक है, बस जान छुटी। इंट्रोडक्शन इतना ही रखें, इसमें इससे ज्यादा हम फैलाएंगे तो हमारा अपना टाइम खत्म होगा, फिर रेलेवेंट हिस्ट्री के लिए गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद आपने कम्युनिकेशन में मरीज को कहना है कि टेल मी अबाउट यू, ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं, और जो वो रोल प्लेयर है वो कोई आपका ओपीडी का पेशेंट नहीं है जो घुमा के रख दें। तो इससे आपने पूछना है कि टेल मी अबाउट यू, टेल मी अबाउट योर फर्स्ट प्रेगनेंसी, वो बताएगी पहला बच्चा जाया हो गया, टेल मी मोर अबाउट इट, जी वो मेरा सर्जिकल हुआ था, वो जो था 12-13 हफ्ते का था, और बच्चा जो है दिल की धड़कन नहीं आई थी इसलिए जाया करना पड़ा, तो इसमें कोई टीका लगा, आप बस पूछ लें, अगर वो नहीं बता रही नहीं टीका नहीं लगा मुझे, बस यहीं से पता चल गया कि यहीं से इम्यून हो गई है। अच्छा, टेल मी अबाउट योर सेकंड प्रेगनेंसी, आपने मिसकैरेज की डिटेल्स पूछ के दोबारा पूछ लें, तो वो कहेगी हाँ सेकंड बच्चा जो था मेरा ठीक गुजरा, उल्टा था, और फिर उसको हमने उसकी ईसीवी की वो कहती है घुमाया है, और फिर सेक्शन हो गया। हालांकि ये सारे ही सेंसिटाइजिंग इवेंट्स हैं, बट लकीली बच्ची बच गई क्योंकि वो नेगेटिव थी, वरना तो वो भी खराब होती। हाँ, तो इसलिए वो एंटीडी की भी हिस्ट्री नहीं देगी और लेनी भी नहीं चाहिए, वो कह रही है नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन इससे हमें ये पता चल गया कि बाप जो है ना वो हेटेरोजाइगस है ना। जी चलो, तो हमें ये भी पता चल गया कि जो मसला हुआ था वो फर्स्ट प्रेगनेंसी और मिसकैरेज के वक्त ही हुआ है। अब आप पूछ लें करंट प्रेगनेंसी में क्या हुआ है, ठीक है। करंट प्रेगनेंसी में आपने सारे रिस्क फैक्टर के सेंसिटाइजिंग इवेंट्स पूछने हैं ना, कि ट्रामा हुआ, एंटीपार्टम हेमरेज हुआ, टाइटर हुआ बुकिंग पे, अल्ट्रासाउंड हुए, आपकी ये बच्चा तो उल्टा नहीं है, एक दफा उल्टा हो तो ब्रीच का रिकरेंस भी है, मे बी ये भी उल्टा और है भी उल्टा, ठीक है। तो इसमें अब उल्टे बच्चे में इसीलिए करोगे जिसमें वो इम्यून नहीं करते, फिर इसका दोबारा सेक्शन, फिर इसमें हुई। अब ऑब्वियसली हमें पता चल गया कि वो मिसकैरेज की वजह से हुआ होगा, अभी टाइटर नहीं पता, इट एक्चुअली इसमें हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि फिटर मैटरनल हेमरेज के और रीजंस तो नहीं है, जैसे थैलेसीमिया तो नहीं है, काजेस तो है ना, फिटल एनीमिया की काजेस कौन सी है, पार्वो भी है एक, थैलेसीमिया भी इसकी एक काज है, एपीएच भी इसकी एक काज है, और सबसे मोस्ट कॉमन काज रिसर्च इम्यूनाइजेशन है जो कि है, लेकिन आपने डीडी एक्सक्लूड करनी है। या तो वो अगर मैं आगे बताती हूँ कि हिस्ट्री कैसे हम मॉडिफाई करेंगे, अगर डायग्नोसिस एस्टेब्लिश्ड है तो हिस्ट्री पे काजेस नहीं पूछनी, वो टाइम ना बर्बाद करें। अगर डायग्नोसिस एस्टेब्लिश नहीं है तो फिर 2-3 क्वेश्चन जो है ना वो डीडी पे भी पूछने पड़ेंगे। तो फिर आपने इसे जो है डायबिटीज जो फेटल हाइपोक्सिया की काजेज हैं, एनीमिया की काजेज हैं जो कि माँ से भी आ सकती हैं, जैसे अस्थमा, एनीमिया, माँ का हाइपरटेंशन, डायबिटीज, वो पूछ लिया आपने। तो ये स्टेप 1-2 आपने इकट्ठे कवर कर लिया। स्टेप 1 में ये होता है ना हम काजेज पूछते हैं और 2 में हम रिस्क फैक्टर्स पूछते हैं, तो ये इकट्ठा हो गया। तो फिर आपको पता चल गया। अब 2.5 मिनट में इंट्रोडक्शन के बाद यही क्वेश्चन हो जाए ना, बड़ी बात है, और यही वो पूछना चाह रहे हैं, रेलिवेंट हिस्ट्री बस यही है, ठीक है। इसके बाद आपने वही कॉमन बातें पूछनी है, मेडिकल, सर्जिकल, ड्रग एलर्जीज, अब सोशल, एजुकेशन, प्रोफेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, और ब्लड ग्रुप और बीएमआई, वो तो फिंगर टिप्स पे हो चुका होगा अब तक, वो तो पूछने में लिटरली 50 सेकंड भी नहीं लगने। अच्छा, फिर आपने एंड पे क्लोज कर देना, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस, क्या कंसर्न्स हैं आपके, तो वो खुद ही बता देगी, ठीक है। फिर आपने क्या काम करना है, आपने बताना नेक्स्ट प्लान कि भैया अभी तो आपकी इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन होगा, फिर हम आपको बताते हैं क्या हो सकता है, जान छुट्टी। तो ये भी बड़ी बात है, 3 मिनट्स में आप ऐसे कंप्लीट कर लें। अगर आप ऐसा करेंगे ना, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, तभी 3 मिनट में ये हो सकता है, वरना तो ये 5 क्या 10 मिनट में भी नहीं होगा। मैम इसकी मैंने डीडीज के लिए अब ये क्वेश्चंस रखे थे सारे के स्ट्रक्चर अनॉमली तो नहीं है या कंसेंजुअस मैरिज है या मैं समझ सकती हूँ। देखें, ऑब्वियसली मोस्ट कॉमन काज रिसर्च की है, नेगेटिव दे दिया, एक मिसकैरेज दे दिया, हिस्ट्री के दौरान ही अंदाजा हो गया कि फर्स्ट मिसकैरेज से इम्यून हो गई है। बट क्विकली आपने क्या पूछना था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टॉर्च का पूछ लिया, ठीक है, पार्वो आ गया उसमें, और इम्यून में तो आरबीसी था, वो तो आ ही गया। तो इन्फेक्शन में एनीमिया की काज पार्वो होती है मोस्ट कॉमन, वो पूछ ली, और टॉर्च में तो सारे ही आ गए ना, वो पूछ लिया आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। इनहेरिटेड में थैलेसीमिया ही इंपॉर्टेंट है, और अदर्स में टीटीएस और ट्विन तो ये है ही नहीं,
अगर होता तो फिर वो मेंशन होता। ठीक है, तो बस 2-3 काजेस थी, और वो भी हमने जो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते वो एपीएच है, पार्वो और थैलेसीमिया है। ठीक है, ठीक है मैम। पार्वो का एक तो स्कूल टीचर पूछ लिया ऑक्यूपेशन में, और पार्वो क्या में क्या पूछेंगे? होता है? पार्वो में क्या होता है? फीवर, रैश, और उसका वायरल है प्रोफेशन ना हो गया। मैम, वायरल है हाँ, ना, तो वायरल है। फीवर फ्लू रश ही आएगा। बस वो अगर ये वो सिग्निफिकेंट फर्स्ट टाइम, वो तो फर्स्ट टाइमेस्टर में भी नहीं है, वो तो थर्ड टाइमेस्टर में भी हो सकता है एक्सपोजर ड्यूरिंग एनी टाइम। ड्यूरिंग एनी टाइम। अच्छा, हाँ मैं थोड़ा सा हिस्ट्री पे कंप्लीट कर दूं। हाउ टू टेक हिस्ट्री इन 3 मिनट्स। हिस्ट्री लीडिंग टुवर्ड्स डायग्नोसिस, ये चैलेंजिंग है क्योंकि इसमें काजेस एक्सक्लूड करनी है। अगर हिस्ट्री आफ्टर डायग्नोसिस लेनी है, कि मैं आपको कहूंगी मरीज आरएच नेगेटिव का केस है, टेक रेलेवेंट हिस्ट्री, तो आपने फिर सीएमवी का तो नहीं पूछना, ना फिर पार्वो का पूछना है, ना फिर स्ट्रक्चरल एनॉमलीज का पूछना है, ना एपीएच का इन दैट सेंस कि एनीमिया हो गया उसको एज ए सेंसिटाइजिंग इवेंट तो पूछोगे ही। तो जब आपको कहा जाए, जब आपकी स्टेम में लिखा हुआ डायग्नोसिस, तो काजिज वाली क्वेश्चंस रिमूव कर दें। अगर डायग्नोसिस नहीं लिखा हुआ तो काजिज के 2-3 क्वेश्चंस जरूर लें। ठीक है, अच्छा हिस्ट्री 3 तरह की होगी रोल प्लेयर से, लीडिंग टुवर्ड्स डायग्नोसिस, हिस्ट्री आफ्टर डायग्नोसिस, या हिस्ट्री फॉर ट्रीटमेंट प्लानिंग। अब जो ट्रीटमेंट प्लानिंग में हिस्ट्री होती है उसमें आप दोबारा तो नहीं जाओगे काजिज पे, वो तो डायग्नोस्ड केस है भाई। अब तो पता है आपने, लेट्स सपोज मैं आपको कहूंगी प्रोलैप्स का केस है, 3rd डिग्री प्रोलैप्स है। अब आपने प्लानिंग के लिए तो आपने पूछना है कि भाई अबाउट हर कंसर्न्स, फर्टिलिटी, सेक्सुअलिटी, और प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर वाले की बीएसओ करनी है नहीं करनी, मैलिग्नेंसीज फैमिली में, या फिर डिस्प्रूनिया, तो सेक्सुअली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मे बी फिर हमें देखना पड़े कि हम ऐसी सर्जरी करें कि जिससे सर्वाइकल लेंथ ना मुतासिर हो, पैसरी या लेटेक्स एलर्जी वगैरह। मतलब आपकी हिस्ट्री रेलेवेंट तो वही होगी ना आफ्टर ट्रीटमेंट के, टुवर्ड्स ट्रीटमेंट जो भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं उनकी आपने प्री रेजुकेटेड और कॉन्ट्राइंडिकेशंस निकालनी है। ठीक है, फिर आप वो वाली तो हिस्ट्री नहीं लोगे कि कितना मास बाहर आता है, कब आता है, यूरिनरी सिम्टम्स हैं या बाउल सिम्टम्स हैं। अब मैं अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरा ये क्वेश्चन? मैम जी दोबारा मैडम। बता देना आप। देखो मैं ये बता रही हूँ, स्टेम में डायग्नोसिस एस्टेब्लिश्ड है तो फिर आपने डिजीज पे ही रहना है, उसी डिजीज के रिस्पेक्टर्स पूछने हैं, उसी डिजीज की सेवेरिटी, उसी डिजीज रिलेटेड मरीज के वर्कअप एक्सपेक्टेशन डिस्कस करनी है। गॉट माय पॉइंट? हिस्ट्री रेलेवेंट हिस्ट्री यही है। अगर कमांड ये है, एक तो कमांड बहुत अच्छे से पढ़नी है। अगर कमांड ये है कि ये मरीज तो आ गया है, इसी को बात कर लें, रीसस आइसोमेनाइजेशन की डायग्नोज केस है, ये तो मिडल सेरेब्रल आर्टरी करवा के आई है और वो भी खराब है। नाउ शी वांट टू डिस्कस मोर कि इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन करनी है कि बच्चों को 30 वीक्स में फिर मैच्योर निकालना है, तो फिर आपकी तो बातें डिफरेंट नहीं हो जाएंगी। तो जब आपने इस तरह हिस्ट्री रेलेवेंट हिस्ट्री लेनी है कि आपको डायग्नोसिस पता है, ठीक है, और आप ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए बात कर रहे हैं, तो आपने जो पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस है ना, उन्हीं की कॉन्ट्राइंडिकेशन, सुटेबिलिटी और प्रीरेजुकेट्स वाली हिस्ट्री लेनी है मरीज से। आपका मेन फोकस इन 2 से 3 मिनट में ये पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, और अगर आपका डायग्नोसिस बना हुआ है, ठीक है, तब काजिज वाली बातें ओमिट कर दें। अगर डायग्नोसिस ही नहीं बना हुआ तो फिर काजिज वाली बातें आप डाल दें। तो कमांड को देखेंगे तो रेलेवेंट हिस्ट्री प्लान होगी। तो 12 मिनट के स्टेशन में जो 2 मिनट आपने देने हैं ना, वो हिस्ट्री पे ही देने हैं, क्योंकि हिस्ट्री खुद ब खुद डिजाइन कर देगी कि ट्रीटमेंट और आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या है, तो उनके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे डायबिटीज में होता है कि डायग्नोसिस होती है तो उसके बारे में पूछते हैं। हाँ ना, क्योंकि आपने हिस्ट्री से ही निकालने हैं ना रिस्पेक्टर्स, उन्हीं की ट्रीटमेंट होती है, उन्हीं की इन्वेस्टिगेशन होती है। तो 2 मिनट में अच्छी हिस्ट्री पे ही फोकस कर लोगे तो आप सरवाइव कर जाओगे उस स्टेशन पे। तो आपने कैसे देखना है? आपने देखना है डायग्नोसिस ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड, कितना इजी हो गया हिस्ट्री लेना। आपने देखा कि नहीं डायग्नोसिस एस्टेब्लिश नहीं है, डिडीज एक्सक्लूड करनी है, बस 2-4 बातें डाल दी। आपने कहा नो नो नो, शी इज हियर एक्चुअली फॉर ट्रीटमेंट डिस्कशन, ये कोई इन्वेस्टिगेशन लेके आई है, इसको पता है अपनी ट्रीटमेंट का, अब मुझे इस तरह बातें करनी है कि मैंने इससे जो पॉसिबल जो वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उससे उनमें से उससे डिस्कस करना है कि इसके लिए क्या सूटेबल है। और क्या कैसे पता चलेगा? जब मैं उनकी कॉन्ट्राडिक्शन एक्सक्लूड करूंगी, उनकी कॉम्प्लिकेशन एक्सक्लूड करूंगी मरीज से, या उसकी एक्सपेक्टेशन पूछूंगी। अब देखें ना, एचएमबी का केस है, आपके पास ट्रीटमेंट डिस्कशन के लिए आया, पता है फाइब्राइड है, अब आपकी उससे डिस्कशन क्या होगी? मायोमेक्टमी की, मायरीना की, हिस्टेक्टमी की, एब्लेशन की, यही होगी ना।
या आप ऐसे पूछोगे कि HFB की काज दोबारा से फाइब्राइड है, फिर तो ये आप अपना खुद ही कर रहे हो ना कत्ल। तो कमांड चेक करनी है और फिर 2 मिनट उसको देने हैं, ठीक है, 2 मिनट में कर लोगे इंशाल्लाह। यू ऑल आर वेरी वाइज। मैडम आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी। ये जो उन्होंने हमें ऊपर कमांड दी हुई होती है, ये जो पूरा सिनेरियो दिया होगा, इसको रिपीट करना जरूरी है? इसमें भी तो टाइम लगेगा कि मैंने जैसे पढ़ा कि आप इसके आयशा नंबर हैं, हैं, आपकी उम्र देखो इतनी है। कम्युनिकेशन के नंबर है ना, क्या करें। आपने क्योंकि मैडम ओपन तो करना है, ओपन तो करना है। मैम और LMP हाँ पूछना है इन सिनेरियो। LMP नहीं, मेरे ख्याल मैडम दिया जो है 30 वीक्स, तो फिर क्या जरूरत है LMP बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर 30 वीक्स दिया हुआ है तो बिलीव इट इज 30 वीक्स। अगर कहा हुआ है कि शी इज नॉट श्योर ऑफ डेट और मंथ्स में दी हुई है तो LMP जरूर पूछें। और LMP भी सेफ्टी फीचर है। एक पेशेंट है जो लेट्स सपोज किसी यूट्राइन सर्जरी के लिए आई, आपने LMP नहीं पूछी, प्रेग्नेंट पेशेंट की सर्जरी कर दोगे, DNC कर दो या एंडोमेट्रियल सैंपलिंग कर दोगे। LMP सेफ्टी फीचर है, पूछना है। मैडम अगर 30 वीक्स बताया हुआ है तो फिर भी LMP पूछेंगे? नहीं, ओब्स के केस में नहीं, मैं गायनी की हर ट्रीटमेंट में LMP का रोल है, वो जरूर पूछनी है। ओब्स के केस में तब पूछनी है जब वो स्टेशन आप असेस करेंगे ये अनश्योर ऑफ डेट के, अदरवाइज डू नॉट आस्क। वरना देखो 2.5 मिनट में कैसे ले सकते हो, वो तो वही LMP ना। में पागल हो जाओ, नहीं ले सकते। फिर ये आपने खुद ही वाइज होना है। DOP निकालते रहेंगे बस। अगर ऐसे ही एग्जाम है जैसा कि हमें मिला है ना कि 2.5 या 3 मिनट में हिस्ट्री लें, तो इसके अलावा वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। रेलेवेंट हिस्ट्री के लिए टाइम निकालना है ना, 30-40 सेकंड्स में आपने इंट्रोडक्शन कराना है, ठीक है। और आपके पास 50-60 सेकंड्स होने चाहिए जो कि हर मरीज से आपने क्वेश्चन पूछनी है, मेडिकल, सर्जिकल, एलर्जीज, वायलेंस, डिप्रेशन, ब्लड ग्रुप, एजुकेशन, प्रोफेशन है, एलर्जीज और ये सारी, स्मोकिंग, ये तो आपने पूछनी, वो भी सेफ्टी में आती है। अब आप मेरी बात सुने कि अगर आपको ये एक केस आता भी नहीं है ना, अगर आपको लाइट हो, आपको पता है हाउ टू स्टार्ट पेशेंट से ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं और पेशेंट से कैसे आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, रोल प्लेयर के पास जो नंबर होंगे आपको तो मिल जाएंगे, सेफ्टी पॉइंट्स के नंबर भी तुम लोगों को मिल जाएंगे। अच्छा, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में थोड़ा तुम लोगों को तंगी होगी और अप्लाइड नॉलेज में भी तंगी होगी। मैं समझती हूँ कि अप्लाइड नॉलेज भी तुम लोगों को अच्छा, ऑब्वियसली थ्योरी पास की हुई है, और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में मैं तुम्हें बता दिया कि आप कमांड को ऑब्जर्व कर लो, पूछ क्या रहे हैं, आपने DD बनानी है या आपको DD बना के दी हुई है, या आपने ट्रीटमेंट डिस्कस करनी है, उसके मुताबिक आप 2 मिनट में अपने क्वेश्चन नहीं डिजाइन कर सकते। तो चलें, अब इस पेशेंट की हिस्ट्री हो गई। अच्छा, एक्सक्यूज मी डॉक्टर हीरा, देखिए आपने अभी बताया ना कि जो हिस्ट्री है वो अब आपने उसको 3 तरह से करके देखना है। अगर हिस्ट्री बिफोर डायग्नोसिस है और फिर हिस्ट्री आफ्टर डायग्नोसिस और फिर हिस्ट्री फॉर ट्रीटमेंट प्लान, तो मैडम मेरे ख्याल में जब हमें हिस्ट्री आफ्टर डायग्नोसिस है तो फिर जो आप हिस्ट्री का एक टेम्पलेट बताती हैं उसके मुताबिक ये फिर स्टेप 2 और 3 को तो हम लेंगे, और अगर जब ट्रीटमेंट प्लान के लिए तो फिर हम स्टेप 3 को ही लेंगे ताकि जल्दी हो जाए। ये मुझे इस तरह से करके समझ आया है। यार कोई फर्क नहीं है, हिस्ट्री टुवर्ड्स डायग्नोसिस या हिस्ट्री आफ्टर डायग्नोसिस, उसमें सिर्फ 1-2 काजेस ओमिट करनी है, बाकी सेम है, बस ओमिट करनी है कि काजेस वाला पॉइंट्स तो सब में होंगे ना, सेफ्टी पॉइंट्स सब में होंगे। स्टेप 1 शॉर्ट हो जाएगा, आफ्टर डायग्नोसिस स्टेप 1 शॉर्ट हो जाएगा, वही ना, बाकी वो यही सेम है, मुझे भी रिस्पेक्टेड सेफ्टी फीचर्स, पेशेंट डिस्कशन, वर्कअप, वो सब कुछ नहीं। बल्कि वो अच्छा स्टेशन होगा जिसमें आपको बना बनाए डायग्नोसिस बन गया, टाइम बच गया ना, काजेस निकालनी नहीं पड़ी। तो मैम अब इसमें तो निकालनी पड़ी है ना। हाँ, इसी की अच्छा, बात सुनो। जब डायग्नोसिस बन गया तो फिर रिस्क फैक्टर्स पूछ लेंगे और कॉम्प्लिकेशंस, हाँ, रिस्क फैक्टर्स, कॉम्प्लिकेशन, सेफ्टी फीचर्स एंड ट्रीटमेंट, वो तो है ना, ठीक है बस। ठीक है, मतलब ये जो पोटेंशियल काजेस ऑफ फेटल एनीमिया है ना, ये नहीं पूछनी पड़ेंगी। अगर मैं बता दूं कि ये रीसस इम्यूनाइजेशन है, अगर इस स्टेम में लिखा हुआ ये रीसस इम्यूनाइजेशन है ना, ठीक है, टाइटर भी मैं दे दूं, लेट्स सपोज इसी में टाइटर ऐड कर दूं कि 1/164 है, तब तो समझ आ गया रीसस इम्यूनाइजेशन है, इस वजह से MCA खराब हुआ है। तब आप ये जो काजेस पूछने वाली बात है ये नहीं पूछेंगे। बट अगर मैंने नहीं मेंशन किया और मैंने जस्ट बोला है कि बच्ची नेगेटिव है, एक मिसकैरेज हुआ है, MCA खराब है, तो अब तो आपको नहीं पता कि रीसस है। हिस्ट्री पहले या बाद में इन्वेस्टिगेशन है, अभी तो आपको नहीं पता ना इन्वेस्टिगेशन क्या है, तो फिर आपने काजेस पूछनी है कि भाई आपको पार्वो वायरस का एक्सपोजर तो नहीं हुआ, थैलेसीमिया तो नहीं है, ठीक है, बच्चा एक ही है ना।
अच्छा, एग्जामिनेशन कैसा होता है? मैं एग्जाम में तो आपने एग्जामिन नहीं करना, लेस लाइकली है। अगर कोई मैनिक्विन आया, वो ऐसा आएगा कि जर्नल ऑफ एग्जामिनेशन करके दिखाएं, वो पूरे स्टेप्स हैं। फिर आपने उस वैसे ही उसके जैसे बीपी लेना है और पीए करना है और बाकी जीपी चीजें करनी है। होपफुली आती होंगी आप लोगों को। बट अगर ये इस तरह आता है इस स्टेशन के साथ लिंक्ड कि आपने कौन सी एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स देखना चाहेंगे इस केस में, तो वो कौन सी देखना चाहेंगे? अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं पता आपको, पता नहीं है ये रिसर्च इम्यूनाइजेशन है, क्या देखना चाहेंगे? पेशेंट का हस्बैंड ब्लड ग्रुप, अनिला, अनिला ही ब्लड बताइए। काउंट, ब्लड टेस्ट। अनिला आप ही बताओ। ठीक है, एग्जामिनेशन कह रही हूँ, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। जी मैम, रेलिवेंट जो एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर हम पेशेंट के बीएमआई वगैरह, बीएमआई देखेंगे, ब्लड प्रेशर देखेंगे फॉर टू रूल आउट एनी हाइपरटेंशन, प्रीएक्लेम्शिया, और पीडियल एडिमा देखेंगे मैम, जो सिस्टेमिक उसमें से आएगा, जो जनरल रूटीन एग्जामिनेशन से आएगा मैम। उसके अलावा जो स्पेसिफिक इसका होगा वो हम इसकी पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे मैम। स्पेसिफिक ही बताना है या सारा बताना है? आप एग्जामिनर से पूछ लें, मैडम am I supposed to answer only specific examination findings or complete examination? अपना क्लियर कर लें, फिर वो ऑब्वियसली 90% वो कहेंगे स्पेसिफिक बता दें, तो फिर स्पेसिफिक बता दें। अगर वो कहे हम मुझे नहीं पता, उल्टी सी शक्लें बनाए ना, फिर स्पेसिफिक बेसिक दोनों बता देना। ऐसे भी करती हैं, देखती रहती है शक्ल कि आई डोंट नो। हाँ जी, तो फिर आपने तो बेसिक भी बताना है। हाँ, बेसिक भी बताना है। चलो ठीक है मैम। In examination I want to know the BMI of the patient, and regarding her vital sign I want to look for the blood pressure, pulse, temperature, JVP, pallor, jaundice, leukoplakia, chylomicronia, and pedal edema of the patient. In her systemic examination I want to look for the breast examination and the chest and the cardiac auscultation for any abnormality. Ma'am, regarding her abdominal examination, I want to look for any signs of on inspection. I want to look for any signs of scar, her steel scar, or any stria, or any other scar mark of surgery. And on palpation, I want to look for fundal height for to rule out large for gestational age baby, Leica volume process for Leica, amount of Leica presentation of the baby, and fetal heart rate for the viability of the baby. चलें, आप मुझे सिर्फ स्पेसिफिक पिन पॉइंट करके बता दें। मैम पिन पॉइंट में हम ब्लड प्रेशर देखेंगे फॉर टू रूल आउट प्री-एक्लेम्शिया या उसके साथ एसोसिएटेड अगर कोई रिस्क फैक्टर है, और पीडल एडिमा देखेंगे। मैं पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर हम वैसे हाइपरटेंशन की क्या है? वैसे मैं वैसे पूछ रही हूँ, ये मरीज बच्चा हाइपोक्सिक है। अच्छा, नॉन इम्यून हाइड्रोप्स के लिए ठीक है। मैम पल्स ज्यादा अगर हमारे पास डायग्नोसिस नहीं है तो हम उस ठीक है चलें, पल्स भी मैटर्स। माँ का एनीमिया है तो बच्चे का भी तो एनीमिया हो सकता है ना। एक हाइपोक्सिक माँ ने हाइपोक्सिक बच्चा ही पैदा करना है। चले, मेक सेंस। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ पीए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगेन फेटल हार्ट रेट और दोबारा ब्रीच तो नहीं है, ठीक है जी मैम। वो सबसे पहले इसमें बस वाइटल साइन में हमारे लिए सिर्फ बीपी इंपॉर्टेंट होगा, और वरना सिर्फ पीए पे कि फंडल आइटम देखेंगे, लास्ट को गेस्टेशनल एज तो नहीं है, लाइकर वॉल्यूम, पोली वगैरह तो नहीं है, एंड प्रेजेंटेशन बेबी की वही कि रिपीट ब्रीच नहीं है या फीटल हार्ट रेट। और ये जो हमने बाकी एग्जामिनेशन किया है ना नीला, वो हमने डीडीज के लिए किया है, बिकॉज अभी हमें डायग्नोसिस एस्टेब्लिश नहीं हुआ ना, तो एग्जामिनेशन में हमने वो सारी काजेस देखनी है। एमसीए खराब होता है फेटल एनीमिया की वजह से भी, और एमसीए खराब होता है फेटल हाइपोक्सिया की वजह से भी। और फेटल हाइपोक्सिया तब होता है जब प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो। तो बाय डिफॉल्ट एनीमिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन इस्तेमाल हमने मरीज की एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स में देखना है, ठीक है। अच्छा, और इन्वेस्टिगेशंस मैम? इन्वेस्टिगेशन में स्पेसिफिक में तो हम ब्लड ग्रुप तो हमारे पास पेशेंट का है ऑलरेडी, आरएच नेगेटिव है पेशेंट। मैम कंप्लीट ब्लड पिक्चर में हम पेशेंट का अनीमिया, मटर्नल अनीमिया देखेंगे रूल आउट करने के लिए। मुझे सही से बताओ, मैंने कहा सिर्फ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस बताएं मुझे, वो बता दें। रिगार्डिंग स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस, आई वांट डेटिंग स्कैन ऑफ द fetus, dating scan of the patient, anomaly scan to rule out any structural anomalies of the fetus, fetal echo, fetal cardiac echo to rule out any cardiac anomalies, and the fresh obstetrical scan to look for the any status of hydrops, Leica volume, presentation of the baby, and middle cerebral artery Doppler, and also karyotyping if available, and parvovirus screen.
अच्छा, कैरियोटाइपिंग। अच्छा, मेरी बात सुनो, वैसे मैं तुम्हें डांट नहीं रही। सबसे पहले तो मुसीबत ये पड़ती है ना, तो फटाफट डायग्नोसिस Husband blood कंफर्म हो, फिर हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। कुछ कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन मांगी है जिससे पता चल जाए कि इसको Ma'am, एनीमिया क्यों है? Indirect cause stress. ma'am, complete Hello? blood count and husband blood group and यार junior मे- indirect. पहले मदर की टाइटर Indirect तो देख लो cause ना, Titer. इम्यूनाइजेशन के लिए टाइटर इंपॉर्टेंट नहीं था? Yes, ma'am. Yes, Titer ma'am. ही ना indirect और cause stress बोल टाइटर रही हूँ। नहीं, इनडायरेक्ट कौन टेस्ट नहीं मांगना, ना मांगे। टाइटर आईडीसी सेकंड लाइन टेस्ट है, आपने एलाइजा मांगना है टाइटर में, ठीक है? अच्छा, मैं टाइटर में क्या मांगना है? एलाइजा। अच्छा, तो यहीं से कंफर्म हो जाएगा ना, अगर 4+ है तो बस इम्यून है, बल्कि वैसे 4 से पहले भी इम्यून है, 1 से ऑनवर्ड इम्यून ही है, बट 1 से 4 तक ही होता है माइल्ड होता है, और 4 से 15 तक होता है मॉडरेट, और 15 से ऑनवर्ड होता है सवेयर, ठीक है? लेकिन हमारी मॉनिटरिंग 4 से ऑनवर्ड स्टार्ट होती है, वरना हम कहते हैं कि नेग्लिजिबल है। तो आपकी इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक स्टार्ट ही होनी चाहिए थी टाइटर से, बाकी तो Yes, ma'am. चीजें डिपेंड करता है टाइटर पे, ठीक है? बाकी ठीक है, टाइटर से पता चल गया कि टाइटर पे भी इम्यून था। मैंने बोला लेट्स सपोज इसका आ रहा है 864, नहीं 64 नहीं, ज्यादा हो जाएगा, 20 आ रहा है, सवेयर आ रहा है। ठीक है। इसका एमसीए होने की वजह पता है क्या है? कि ये मोर देन 15 है, वरना तो ये होना ही नहीं था ना। जी। तो इसका मतलब है ये 20 आ रहा था, ठीक है, इसीलिए इसका हुआ। तो मैंने भी आपको 20 दे दिया। अगर इनडायरेक्ट आईडीसी पे मांगना है ना, तो फिर वो होते टाइम्स में, वो ऐसा आता है 1 into 4, फिर दूसरा आता है 1 into 8, 1 into 16, 1 into 32, 1 into 64, 64 जी मैम। ठीक है? तो अगर वो ठीक है। टाइटर, अगर आपको आईडीसी मांगना है तो वो हमेशा वो इस तरह रेशियोज में होगा, बट आपने मांगना ही नहीं, आपने लाइजा मांगना है, लाइजा नहीं मिलता तो फिर आईडीसी मांगना है। मैम ये 1:4 टाइटर है ना, वो लेवल है ना, 1 से 4 जो वो आ रहा है वो मैंने तो लेवल है 4 नहीं बोला, नहीं, मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ 20 बोला है। इंटरनेशनल यूनिट्स ये लाइजा ही है। नहीं मैम, मैं पूछना ही चाहिए, ये लेवल है ना, ये लेवल है, ये 1:4 टाइटर है ना। हाँ, तो टाइटर हाँ, किससे बिल्कुल। करते हैं, टाइटर किससे करते हैं, टाइटर किससे करवाते हैं फिर दूसरा वाला टाइटर, मतलब टाइटर किससे करवाते हैं? ये तो लेवल है, टाइटर तो Indirect। अरे इनडायरेक्ट नहीं करवाना है ना, नहीं करवाना है ना टाइटर अभी। हाँ मैं यही पूछ, कंफ्यूजन थी ना, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो ना अगर आपको लाइजा भी मिल गया तो ठीक है। एलाइजा कैसे, सॉरी सनो डॉक्टर एलाइजा, ये नहीं हम उसको क्या लिख कर देंगे पेशेंट को? एलाइजा आपने जो बोला है ना, आपने लाइजा लिख के देना है, ठीक है? एटिपिकल एंटीबॉडीज के लिए लाइजा कराना है। एटिपिकल एंटीबॉडीज फॉर एंटीडी बहुत सारी होती है, वरना तो फिर वो एंटीडी का करके आपको बता देंगे इतना लेवल आया हुआ है, 20 है। मैम फिर अलाइजा फॉर एंटी-डी करके इस पे लिखेंगे स्लिप हाँ, पे बिल्कुल, एंटीडी बी स्पेसिफिक, यू आर राइट। तो इसके बाद एमसीए मांगना है। एमसीए पे मांगना है कि कितने मोम है। अब एमसीए डिपेंड करता है फर्दर। एमसीए पे क्या होता है, मैंने कल से एमसीए तुम लोगों को काफी चीजें भेजी हैं। मैम अगर 1.5 मोर देन 1.5 मॉम हो तो फिर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रेफर करेंगे। नहीं, अच्छा, पहले कैसे? फीटल ब्लड सैंपलिंग होगी ना मैम, पहले तो इसके बाद फीटल ब्लड सैंपलिंग होगी 1.5 नहीं के मैम, बाद। तो पहले हम उसको कैसे हो गई? अभी रुको। सबसे पहले टाइटर मांगे, टाइटर पे इम्यूनाइजेशन कंफर्म हो गई है, डायग्नोसिस एस्टैब्लिश हो गया है। तो दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने मिडल सेल, अगर वो भी सवेयर है, लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ ना आपसे कि 10 ही है, तो फिर एमसीए कराने की जरूरत नहीं थी। इसका एमसीए हुआ है तो ये 15 से ज्यादा ही आएगा, ठीक है? अगर ये 15 से ज्यादा है तो एमसीए हो गया। अब बाकी आपने आईयूटी तो डिपेंड करता है ना कि एमसीए क्या है। जी मैडम। अच्छा, अगर तो हाँ, अगर लेस देन 1.5 मोम है और ये 32 वीक्स पे है, तो आपने 2 वीकली कराना है, वरना 1 वीकली कराना है। 1 वीकली तब कराना है जब अल्ट्रासाउंड पे भी फीचर्स आ रहे हों, जैसे स्कैल्प एडिमा आ रहा है, ठीक है, हाइड्रोपिक फीचर स्टार्ट हो गया आना, तो फिर आपने अर्ली एमसीए करा सकते हो। जी मैडम। अदरवाइज फोर्टनाइटली इसकी मॉनिटरिंग करनी है हमने। अदरवाइज फोर्टनाइटली। तो डिपेंडिंग ऑन पेशेंट एक्सट्रीम ऑफ एज पे। अब एमसीए जो है ना 36 वीक के बाद इसकी सेंसिटिविटी जो है एनीमिया डिटेक्ट करने की ना कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एमसीए हम करवा रहे हैं 36 वीक्स पे, तो हमें लोअर लेवल पे भी 2 वीकली करवाना चाहिए या 1 वीकली करवाना चाहिए। इट्स अप टू योर यूनिट प्रोटोकॉल। वैसे बुक्स में लिखा हुआ है 1 वीकली,
एक्सट्रीम आप जैसे नियर टू टर्म है ना, तो फिर आप वीकली कराना शुरू कर दें, अदरवाइज 2 वीकली। और दोनों सिचुएशंस ये हैं कि लेस देन 1.5 मोम, अगर मोर देन 1.5 मोम है तो बस फिर यहाँ ठहर जाएं। सी अल्ट्रासाउंड में भी हाइड्रोपिक फीचर्स हैं या नहीं भी हैं, इस पेशेंट को आपने डिसीजन लेना है व्हेन टू डू आईयूटी एंड आर नॉट। अब देखो लेट्स सपोज इस मॉनिटरिंग के चक्कर में 35 वीक्स पे होगी, जरूरत ही नहीं आईयूटी की, डिलीवर कर लें। जी मैम। तो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन आपने बतानी है, टाइटर, अल्ट्रासाउंड एंड एमसीए। क्या एक और भी इन्वेस्टिगेशन है जो हो सकती है? और कैरोटाइपिंग क्यों मांगी थी? कैरोटाइपिंग क्यों मांगी थी? मैं मीडियम में लिखा था हर पेशेंट का कैरियोटाइपिंग आपको करवानी, सब हाई ड्रॉप्स की कैरियोटाइप। मैम मेरा एक सवाल है। हाँ जी। हेलो जी जी करें। एमसीए का मैम, अगर एमसीए मोर देन 1.5 आएगा तो फिर अल्ट्रासाउंड तो खैर हम देख लेंगे, तो क्या हम फीटल ब्लड सैंपल नहीं करवाएंगे? वो जो हम एमडीटी फीटल मेडिकल यूनिट वालों को खैर रेफर हम बात मतलब कहेंगे तो सही, लेकिन हम फीटल ब्लड सैंपल नहीं करेंगे? जी जी करेंगे बिल्कुल, डिपेंड ऑन जेस्टेशनल एज। 34 वीक से पहले है तो आईयूटी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। यस यस। चलें, बस अभी तो आपने ना इन्वेस्टिगेशन बता के ना सिर्फ उसके रिजल्ट्स लेने और अपनी लॉजिक बताने क्यों मांगी है। आपने उस पर मॉनिटरिंग स्टार्ट नहीं कर देनी। मॉनिटरिंग करना स्टार्ट कि भाई अभी तो लेस देन 1.5 मोम है तो मैं इसकी वीकली कराऊंगी, ये बातें उसकी हैं, ट्रीटमेंट की, इन्वेस्टिगेशन की नहीं है। तो अभी उन्होंने बोल दिया ना कि इसका 1 है तो बस चुप हो जाएं, कीप इट, जरूरत ही नहीं है नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन मांगने की। लेट्स कि आईयूटी कराऊंगी, उसके लिए मुझे कुछ चीजें देखनी है, ब्लड अरेंज करना है, ये कुछ नहीं बोलना, ठीक है। तो कैरोटाइपिंग भी नहीं बनती। कैरोटाइपिंग तब बनती थी जब आपको मैं कहती टाइटर ही, अगर मैं कहती नॉन इम्यून है, अब तो नॉन इम्यून हाइड्रोप्स हो गया ना, फिर तो कैरोटाइपिंग बनती थी। अब चूंकि इम्यून है, आपको मैंने इम्यून दे दिया तो फिर कैरोटाइपिंग नहीं मांगने। तो जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो कंफर्मेशन ऑफ मदर ब्लड ग्रुप, हस्बैंड ब्लड ग्रुप, इसकी बेटी का ही मंगवा लें, क्योंकि चूंकि बेटी का भी नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि बाप जो है ना वो हेटेरोजाइगस है। अगर ये भी नेगेटिव है और जो है बाप बेटी पॉजिटिव है तो फिर चेक करना होता है कि बाप होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, ठीक है। फिर उसके बाद टाइटर आ गया, टाइटर के बाद फिर अगेन एमसी आ गया, स्कैन आ गया, एक और इन्वेस्टिगेशन भी जरूरी है। अब एक बच्चा जो एनीमिक है, क्या वो आईयूजीआर नहीं होता? डॉपलर, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर मैडम साहब करवाएंगे। हाँ बिल्कुल, बेसलाइन अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर जरूर करवा लें, क्योंकि इस बच्चे की बायोमेट्री भी खराब निकलनी है, ठीक है। एक हाइपोक्सिक बच्चे की बायोमेट्री खराब निकलनी है, तो इसका आपने अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर भी करवाना है। मैम लेकिन हम इसमें अनोमली भी नहीं मांगेंगे अगर हमारे पास डायग्नोसिस कंफर्म नहीं है तो? मांगना है, बिल्कुल मांगना है। ऑल स्कैन्स, डेटिंग, एनोमली, रीसेंट स्कैन, ये सारे स्कैन्स आ गए along with growth scan and अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर। हमें पार्वो वायरस की सीरोलॉजी, पार्वो वायरस की सीरोलॉजी डिपेंड ऑन रिस्क असेसमेंट। हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ना मांगे, यूनिवर्सल नहीं कराते पार्वो वायरस की सब में। जी मैम। आपको क्या लगता है ये 20 इंटरनल के यूनिट्स वैसे ही आ गया? जी वो तो है। हम वैसे भी इन्वेस्टिगेशन प्लान, हमारा मकसद होना चाहिए कि डीडी एक्सक्लूड करने के लिए कम से कम कराएं। पेशेंट ने भी कोई सिम्टम नहीं दिए फीवर, फ्लू, रैश के, या कोई इसका कोपेशन ऐसा नहीं है, एक्सपोजर नहीं है किसी ऐसे पेशेंट से जिसको ये पार्वो हो, तो फिर आप रहने दें। और आपकी टाइटर भी सपोर्ट कर रहा है। जी मैडम। अच्छा वैसे ये भी थी इसकी, ठीक है, बस यही इन्वेस्टिगेशन है स्पेसिफिक। ब्लड ग्रुप हस्बैंड का करेंगे। सॉरी मैम, मैम ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर ना हो तो फिर डिलीवरी हमने 40 वीक्स पे करवानी है या 38 वीक्स पे, अगर एनीमिक हो बच्चा, सिर्फ सीरियल मॉनिटरिंग? ये जो टाइम ऑफ डिलीवरी एंड मोड ऑफ डिलीवरी है ना, ये मैं अभी पूछती हूँ ना नीला से, ये बताएगी, ठीक है। बस ये तुम लोग, ये टीचिंग सेशन नहीं है, ठीक है। मैंने जो भी पढ़ाना था मैं पढ़ा चुकी हूँ, तुम्हारी लाइब्रेरी में मिल चुका है कि कब डिलीवर करना है, पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो फिर पढ़ लो। तो ये भी हमने कर लिया, ठीक है। अब ये तो खैर मैनेजमेंट ना, मैं ना ही दिखाऊं तुम्हें, करो मैनेज इसको। मैनेजमेंट मैम,
तुमने अभी Ma'am, मरीज से I will- मैनेजमेंट डिस्कस नहीं करनी, ये डिस्कशन तुम्हारी जो है ना एग्जामिनर के साथ है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है? जी मैम। आगे चलो। Ma'am, I will explain the diagnosis to the patient and her husband, and I will counsel her regarding the prognosis of the fetus. Ma'am, after collecting all my investigations, as my diagnosis is a immune heart drop, and her ma'am, इसका mom more than 1.5 कर लूं? हाँ, ये बहुत जरूरी है। आपको मैंने एक बात बताई है, हमेशा जो है ना कंपोनेंट्स में ही रहें, जिंदगी यहीं से आसान होगी। पहला कंपोनेंट 1 है ना, इसमें यही है कि वर्कअप चेक कर लें पूरा भी दिया या नहीं दिया। जी मैम। तो आप जा सकती हैं विदाउट नोइंग MCA एंड स्कैन फाइंडिंग्स। जी मैडम, वही पूछ के फिर यहाँ पे फाइंडिंग आप मुझे दे दे तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, हाँ मैं देती हूँ, मैं आपको देती हूँ इसका MCA जो है ना, मिडल सेरेब्रल आर्टरी है, इसका 1.4। चलो, और अल्ट्रासाउंड मांगेंगे आप? जी मैडम, अल्ट्रासाउंड पे मुझे मैम ऑन अल्ट्रासाउंड आई वांट टू सी हाइड्रोपिक फीचर्स एंड द करंट बायोमेट्री एंड प्लेसेंटल इनसफिशिएंट अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर। बायोमेट्री देखनी है, ओके। लाइकर वॉल्यूम, लाइकर देखना है, और लाई देखना है मैम। लाई देखनी है, हेफाजोडोरी हो, खैर है कोई बात नहीं। आगे मैम लाइकर वॉल्यूम and umbilical artery Doppler for placental insufficiency to rule out placental insufficiency. अगर मैं कहूँ बायोमेट्री पे कि 30 वीक्स पे 30 वीक्स की बायोमेट्री है। जी मैम। फिर मांगेंगे? यस मैम। ये तो IUGR नहीं है। फिर डॉपलर नहीं चाहिए होगा, फिर डॉपलर नहीं चाहिए। नहीं, नो नीड ऑफ डॉपलर। लाइकली मैं ऐसा नहीं होता, नेचुरल जो कोर्स ऑफ डिजीज है ना उसमें ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? होएवर आपने तो अपने रूल्स ही फॉलो करने हैं ना, कि IUGR होगा तो डॉपलर आता है, वरना नहीं आता। ठीक है, पहले मैं नॉर्मल स्कैन मांगूंगी। हाँ, तो पहले नॉर्मल स्कैन मांग लो, फिर हाइड्रोपिक पिक्चर्स देख लो बस। नॉर्मल स्कैन में क्या करते हैं सबसे पहले? बायोमेट्री। जी मैम। लाइकर प्रेजेंटेशन, ठीक है। और अब चूंकि एक सिंगल टाइम पे अल्ट्रासाउंड हुआ है तो एस्टिमेटेड फीटल वेट मांगेंगे, क्योंकि ग्रोथ स्कैन तो अब हो नहीं सकता। ठीक है, एस्टिमेटेड फीटल वेट भी कम आता है ना, अकॉर्डिंग टू 10th लेस देन 10th परसेंटाइल आता है इस जेस्टेशन एज से, यही IUGR है। फिर इसी पे अम्बिलिकल डॉपलर बन जाएगा। अच्छा, ये तो रिसेंट स्कैन हो गया जो कि आपने बायोमेट्रिक देख लिया। दूसरा आपने साइन ऑफ हाइड्रोप्स के लिए चीजें मांगनी है, वो क्या है? साइन ऑफ कौन हाइड्रोप्स कौन? हाँ मैम, स्कैल्प एडिमा मिलेगा, और स्कैल्प एडिमा चले मुश्किल से देखा जाता है, और बॉडी में प्लूरल मैम एसाइटिस, मैम और स्किन एडिमा। 2 कैविटीज से ज्यादा ब्लड अगर आपको मिल गया ना फ्लूइड, तो ये हाइड्रोप्स है बाय डेफिनेशन। जी मैडम। अच्छा, अब आप अगर मैं कहूँ कि बच्चा जो है IUGR है, बायोमेट्री है इसकी 27 वीक पे है, ठीक है, और आपने अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर मुझसे मांग लिया। अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर लेट्स सपोज आपको मैं दे देती हूँ, अब तो मैं क्या दूं तुम्हें? ओके दे देती हूँ, अभी तुम पागल हो जाओगी वरना। मतलब अभी IUGR हुआ है, हाँ अभी तक ST रेशियो ठीक है, ओके। साइन ऑफ हाइड्रोप्स में इफ आई गिव यू टू सिचुएशंस है, एक में हाइड्रोप्स नहीं है और एक में है। जी मैडम। मैम अगर मैम इफ MCA is 1.4 mom and on umbilical artery there is SD ratio, umbilical artery double SD ratio is normal and there are no signs of hydrops. Ma'am, then I will go for fortnightly monitoring after 15 days. लेकिन ये तो 1.5 है ना, कितना एक्सट्रीम आया हुआ है, अभी भी फोर्टनाइटली।
1.4 इस पे फिर वीकली मॉनिटरिंग करेंगे। हाँ, इस पे वीकली करनी है। ये तो बिल्कुल ठीक है। बहुत क्लोज है 1.5 के। जी ठीक मैडम, है, तो इसका मतलब ये है कि अगर अल्ट्रासाउंड सही है ना तो आपने वीकली मॉनिटरिंग करनी है, अभी ठीक आईयूटी है। नहीं करना। ठीक ठीक है, लेकिन अगर But मैं वो if- अल्ट्रासाउंड पे साइन ऑफ हाइड्रोप्स हैं और एमसीए में कह रही हूँ 1.4 ही है, मैम फिर तो हम रेफर कर देंगे एमडीटी के लिए। फिर क्या करोगे अगर अल्ट्रासाउंड पे हाइड्रोपिक फीचर्स हैं, मैम उसको एमसीए 1.5? ब्लड मैं फिर उसको ट्रांसफ्यूजन नहीं रेफर हुआ मैम इसका। रेफर यूरिन ट्रांसफ्यूजन मैडम, ट्रांसफ्यूजन क्या? करेंगे, मैम उसके इसका लिए एमडीटी भेजिए। ब्लड इसके लिए रेफर ट्रांसफ्यूजन करेंगे हिमेटोक्रिट के लिए, कीटो फीटल हिमेटोक्रिट के लिए। जस्टिफाई करो ना, नॉर्मल एमसीए पे अल्ट्रासाउंड पे अगर अर्ली साइन ऑफ हाइड्रोप्स हैं, यू आर प्लानिंग एट 30 वीक्स आईयूटी, जस्टिफाई दिस ऑल्दो यू आर डूइंग गुड। Ma'am, because as the fetus is developing hydrops and my titer is just borderline, so I will go for I will refer the patient to fetal-maternal unit for to check fetal hematocrit. If the level is less than फेटल हेमाटोक्रिट less कैसे than पता चलेगा? उसका सैंपल लेंगे वो कार्डोसेंटेसिस सैंपल से। कैसे लेंगे? आईयूटी करेंगे ना, मैम पहले तो कार्डोसेंटेसिस सैंपल लेंगे करेंगे ना, ना, सिर्फ कार्डोसेंटेसिस ब्लड करेंगे ना। कार्डोसेंटेसिस करेंगे। जी मैडम, कार्डोसेंटेसिस करेंगे। कार्डोसेंटेसिस। तो कार्डोसेंटेसिस पहले एक दफा करेंगे फिर दोबारा करेंगे? हेमाटोक्रिट चेक उसी वक्त ही होता है जब आपने सारा प्लानिंग की होती है, उसी वक्त ही आईयूटी भी हो जाता है। देखो जी तुम्हारा मैम वो एमसीए तो का मकसद क्या था? एमसीए का जो मकसद है ना वो ये था कि इट विल प्रिडिक्ट हाइड्रोप्स। ये कैसा एमसीए है जिसने हाइड्रोप्स प्रिडिक्ट नहीं किया, ये अभी तक ठीक आ रहा है और अल्ट्रासाउंड पे हाइड्रोप्स हो गया। इसका मतलब है कि ऑल्दो सेंसिटिविटी 90% है, लेकिन यहाँ इस केस में ऐसा नहीं हुआ। 100% तो नहीं थी ना। सेंसिटिविटी। हाँ, तो इसका जी रोल मैडम, खत्म हो चुका है। हाइड्रोप्स आते ठीक है। ही एमसीए का रोल खत्म है, चाहे ये बिल्कुल नॉर्मल भी होता। तो अल्ट्रासाउंड ओके। पे हाइड्रोप्स है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है। अगर जेस्टेशनल एज कहती है डिलीवर करो, डिलीवर करके एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करो या फिर इंट्रायूट्राइन करो। बच्चा तो वैसे ही एनीमिक है, उसने चले जाना है। अच्छा, दूसरा ये कि नंबर 1 पे था वर्कअप कंप्लीट हो गया। वर्कअप मैंने आपको दे दिया। लेट्स सपोज जी इसका मैडम। जो है एमसीए खराब है और इस पे आपने आईयूटी करनी है, ठीक है, 1.5 ओम से ज्यादा है। दूसरा स्टेप क्या है? मैं दूसरा अब मैं वर्कअप अकॉर्डिंग टू वर्कअप आई विल काउंसल द पेरेंट्स रिगार्डिंग द प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट fetus. पेशेंट काउंसलिंग करनी है। व्हाट आर योर लाइंस ऑफ काउंसलिंग? Ma'am, I will counsel the patient regarding that if that as it is a immune hydrop and the baby is having ma'am अब 1.5 mom है मेरे पास और hydrops develop हो गया। Ma'am, I will counsel the parents that the fetus has developed hydrops and but due to recent advances and facility of intrauterine transfusion, as the fetus is at 32 weeks of gestation, that there are 98% of there are 90% chances of survival and good prognosis of the fetus if there are regular intrauterine transfusions. So I will counsel them to opt for intrauterine transfusion of the fetus and refer them to. अनिला बिल्कुल ठीक किया। मैंने पूछा था लाइन पूछा था, आपने बोलना था नेचर ऑफ डिजीज बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी भाई उसको हुआ क्या, उसको तो पता ही नहीं क्या हुआ है। कोर्स ऑफ डिजीज बताऊंगी कि इसमें हमने क्या करना है, कॉम्प्लिकेशंस बताऊंगी, फीटल भी मैटरनल भी, और ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताऊंगी, और सक्सेस रेट भी बताऊंगी जैसे कि आपने बोला है। जब एग्जाम अब आप ना एग्जामिनर ने ये 2 मिनट में आपसे बात करनी है तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो इसलिए उसने स्पेसिफाई किया क्वेश्चन को कि काउंसलिंग की लाइंस बता दो, क्योंकि ये तो अलग से स्टेशन बनता है ना रोल प्ले के साथ काउंसलिंग का। पॉसिबल ही नहीं है हम इस चौथे कंपोनेंट में डाल लें। तो बस आपने अपनी प्रिंसिपल लाइन जो है ना प्रिंसिपल्स बता दिए कि हर पेशेंट की काउंसलिंग इन लाइंस भी होगी कि मैं एक्सप्लेन करूंगी डायग्नोसिस सिंपल वर्ड्स में, मैं एक्सप्लेन करूंगी कोर्स ऑफ डिजीज, कॉम्प्लिकेशंस, ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड सक्सेस रेट। वो आपको पता है, ठीक है। और आपको पता है जैसे कि एग्जामिनर ने सुननी भी नहीं, वो आपको कहेगा अच्छा आगे चलो। जो चीज एग्जामिनर को पता हो ना कैंडिडेट को आती है, वो उस पर टाइम नहीं लगाता। तीसरे नंबर पे क्या करना है फिर आपने? मैम फिर एम बना लिया कि इस प्रेगनेंसी को टर्म तक लेके जाना है,
बाय एनी मीन, जो भी रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं, जो भी सुटेबल है उसके लिए, उसके बच्चे के लिए, आपने टर्म तक लेके जाना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग मदर एंड द फीटस, ठीक है। जी मैडम। और इस एम के और लिए आपने क्या किया, प्लानिंग की? डिलीवरी प्लानिंग के लिए प्लानिंग क्या की, आया? डिलीवरी एमडीडी आ गया। चलो अब एमडीडी एमडीटी में कौन कौन आ गया? मैम। एमडीटी में इसके आएगा एक गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट कैसे आ गए? गायने का केस है? सॉरी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड Okay. पीडियाट्रिशियन एंड हेमाटोलॉजिस्ट, और मैम इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन के लिए फीटो मैटरनल यूनिट जो होता है जहाँ हम रेफर करेंगे बेबी को, और काउंसलर अगर मेरे अलावा भी कोई काउंसलिंग हाँ चाहिए। बिल्कुल, काउंसलिंग, इसको मे बी काउंसलिंग की जरूरत पड़े। ओके, बेसिकली फीटल मेडिसिन यूनिट फुल्ली एस्टेब्लिश यूनिट होता है, इसी में ही वो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, और काउंसलर भी होते हैं, लेकिन आपने इंडिपेंडेंटली बताना है कि ऑब्स्टेट्रिशियन चाहिए, फीटल मेडिसिन यूनिट जो फुल्ली इक्विप्ड हो, फंक्शनल हो, वो चाहिए, मैं सी काउंसलिंग करूंगी। और फर्दर रेडियोलॉजिस्ट भी चाहिए ना, अल्ट्रासाउंड गाइडेड करते हैं आईयूटी, ठीक है। तो आपने आईयूटी कर दी, मैं इस पर डिटेल में नहीं जाती। आईयूटी एक अलग से टास्क है, आईयूटी कब करनी है, कैसे करनी है, बच्चे का हेमाटोक्रिट कहाँ तक रखना है, माँ का कितना होना चाहिए, एडेटेड है, वो नेगेटिव है, वो सारा जो आपको पता है, दैट इज यू नो थ्योरेटिकल नॉलेज, ये आपको नोट्स में प्रोवाइड भी कर दिया गया, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशन आईयूटी की, और आईयूटी का फायदा, क्या फायदा है वैसे? मैम वी कैन प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी विद वी कैन आईयूटी प्रोलॉन्ग का फायदा प्रेगनेंसी हो विद जाए। चलो, आईयूटी का फायदा ये है कि बच्चा जो है अभी प्रीमेच्योर है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगा, आईयूटी करने से हम थोड़ी सी इसकी जो है जेस्टेशन ले आगे ले जाएंगे, वरना तो अभी डिलीवर करना पड़ेगा, और जो फिर प्रीमेच्योरिटी की कॉम्प्लिकेशंस है वो कम हो जाएंगी, एनीमिया की कॉम्प्लिकेशंस है वो कम हो जाएंगी, और फेटल लाइफ का एनीमिया सही होगा तो फिर न्यूनेटल लाइफ में भी आईक्यू इश्यूज वगैरह ठीक हो जाएंगे, मे भी बाद में कम जरूरत पड़े एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की, आईयूजीआर ना हो, ठीक है। और मुझे ये बताएं, आईयूटी करने के बाद नॉर्मल टाइल ऑफ लेबर दे सकते हो? नहीं मैम, आईयूटी के बाद आइडियली मैम, ये तो प्रीवियस वन है पेशेंट वैसे भी, और तो मैम उसके अंदर आइडियली हमें, क्योंकि स्ट्रेस, हाइपोक्सिक स्ट्रेस जो होता है लेबर का वो नहीं लेता, तो हमें सेक्शन आइडियली करना चाहिए, जो ट्रांसफ्यूजन वाले बच्चे होते हैं उनको सेक्शन करना चाहिए। अच्छा, मैम स्ट्रेस नहीं लेगा, लेबर की स्ट्रेस नहीं लेगा। अगर इसका डोपलर ठीक है, अब लाइक लाटे डोपलर, एमसीए ठीक हो जाता है इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ्यूजन करके, शॉर्ट ट्रायल दिया जा सकता है। दो थ्रेशोल्ड फॉर सेंसर इन्फेक्शन, हाँ ठीक है। अगर पहले भी तो उसका hypoxic है, सेक्शन हुआ हुआ है ना, तो उसको फिर हम अगर स्पॉन्टेनियस में जाएगी तो ट्रायल देंगे, इंड्यूस तो नहीं करेंगे ना। देखें अब फिर तो वी बैक का अपना आ जाएगा ना कि स्पॉन्टेनियस में जाना चाहिए, और फिर वो तो और मसले मसाइल है। यस सर नो ये है कि आप, ये डिपेंड्स ऑन यू नो पेशेंट डोपलर, अम्बिलिकल आर्टरी डोपलर और एमसीए डोपलर डिसाइड करेगा कि आपने ट्रायल ऑफ लेबर देना या नहीं देना, वो तो बात की बात है स्पॉन्टेनियस वाली। जिनको ये इंट्रायूटेराइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिलती है या नहीं मिलती है, उनके ये जेस्टेशनल एज ऑफ मोड ऑफ टाइम ऑफ डिलीवरी भी तो 36 मैं आती 37 हूँ नहीं, वैसे ये ना फाइजा ये हर जगह डिफरेंट मिलेगा, और ये सही लिखा है हर जगह डिफरेंट, डिवोर्स में और ईबीएम में और टॉग आर्टिकल में और, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल सिचुएशन। मैं बताती हूँ, वैसे मैंने ये पॉइंट आउट की हुई हैं चीजें। कमिंग टुवर्ड्स दिस के आईयूटी के बाद आपने फर्दर रीअसेस करना है, और आईयूटी का सक्सेस रेट कैसे पता चलेगा? एमसीए से पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद फिर एमसी आ जाएगा, वो बताएगा कि उसका अगर पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी सही हो जाएगी पहले खराब की, ब्लड मिलने के बाद बच्चा ठीक हो जाएगा। अच्छा मैम एक सवाल और पूछना है मैम, एक सवाल शेयर बता रहा। हेलो मैम आप जी अपना ये जो मैम ये जो हाइड्रॉप्स है, मैम ये जो हाइड्रॉप्स है माइल्ड और मॉडरेट वाला जो है, ये तो हम इसको आईयूटी करवा देंगे, लेकिन जो सीवियर वाले होंगे तो उनको आप ये बताएं कि हमें उनको टर्मिनेट कराना है या नहीं करवाना, इसमें कंफ्यूजन थी, जरा ये क्लियर करते हैं। वो आपका काम ही नहीं है, फीटल मेडिसिन में वाले जाने। ओके चले, वैसे मुश्किल होता है बट स्टिल वो उनकी डोमेन है, वो जैसे फिर वो थ्रू यू नो फेटल वो वेसल्स के थ्रू देते, पेरिटोनियल दे देते हैं, बट दे देते हैं बाय एनी मीन, ब्लड पहुंचा देते हैं।
सवेयर में तो जरूर बढ़ जाता है। सर्वाइवल रेट आईयूटी से हमने आईयूटी के फायदे बता रहे थे कि जेस्टेशनल एज इंप्रूव हो जाती है, एनीमिया कम हो जाता है, आईयूजीआर जो है वर्सन नहीं होता, और कैचअप ग्रोथ हो जाती है, इंट्रायूट्राइन भी और एक्स्ट्रा यूट्राइन भी, और सबसे बड़ा फायदा ये सर्वाइवल बढ़ जाता है। 74 से जो प्रायर टू आईयूटी था, आफ्टर आईयूटी 94 चला गया है। ठीक है, तो 30 वीक्स पे आपने साबित कर दिया आईयूटी करने से ज्यादा फायदे हैं। ऑल्दो प्रोसीजर रिलेटेड लॉस रेट जो है हाइड्रोप्स के बाद 3 to 6% हो भी जाता है, लेकिन फायदे ज्यादा हैं। आउटवे कर लिया जी मैम। ठीक है। बाकी कमिंग टुवर्ड्स मेरा जो टेम्पलेट है वो ये था मेरा टेम्पलेट। मैम इसमें रिकरेंस रिस्क कितना होगा हाइड्रॉप्स का? ये तो प्रोग्रेसिव है ना, तो इसमें फिर नहीं, वो डिपेंड करता है अगले बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है। आपको क्या लगता है ये बच्चा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये तो पॉजिटिव है ना। अच्छा अगर ये नेगेटिव होता तो ये भी सही रहता है ना, आराम से ये भी होता। मैम अगर अगला पॉजिटिव हो गया तो नहीं, इसकी जो प्रोग्नोसिस है ना वो एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी पे भी करता है। माँ का ब्लड ग्रुप अगर ओ हो ना और बच्चे का ए या बी हो तो ये बेनिफिट हो जाता है ना आरएच के लिए। वो तो शायद कुछ लोगों को नहीं आता होगा, पढ़िएगा जरूर। एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के लिए बेनिफिशियल है। मैं वो हम लेक्चर सुने मैंने रात को आपको। एग्जैक्टली। तो देखें अगर इम्यून है तो फिर आपने पेशेंट को वर्कअप कंप्लीट करवाया, सिम्पैथिकली बता दिया डिजीज का, नेचर का, कोर्स का, कॉम्प्लिकेशन का, सक्सेस रेट का, ट्रीटमेंट ऑप्शंस का, अपना एम डिफाइन किया, प्लानिंग की, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्व की, आईयूटी के आपको आईयूटी को जस्टिफाई किया। अब आता है मोड एंड टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, मैं आपको कहूँ अगेन ब्रीच है फिर। Ma'am, if my patient is a previous one C-section 3 years back, and now again the lie of the baby is breached, so I will and the ma'am ye immune and my patient is immune, so I cannot try ECV, and if the and if मैम अगर इसके MCA और वो ठीक है तो फिर मैं 38 वीक्स तक चली जाऊंगी। नहीं, मैं बताती हूँ, आई एम टेलिंग इट। ओके, देखो मैम प्रीवियस वन के लिए ECV कॉन्ट्राइंडिकेटेड तो नहीं है ना? ये है नहीं, बीइंग प्रीवियस वन को ECV नहीं कर रहे, हम बीइंग इम्यूनाइज्ड कर रहे हैं। आरएच इम्यूनाइजेशन है वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है ECV के, तो हम ऑफर नहीं कर सकते। और जो उनके ब्रीच और प्रीवियस वन है तो इसलिए इसका इलेक्टिव सेक्शन ही होगा। अच्छा, इलेक्टिव सेक्शन 39 पे होता है, इसका कब होना चाहिए? मैम इसके डिपेंड करता है MCA और उसकी रीडिंग 37 कंप्लीटेड विद 37 ठीक है। ओके, मैं ट्रांसफ्यूजन्स करवा के आ रहे हैं तो फिर 36 to 37 पे डिलीवर कर देंगे। 36 आफ्टर गिविंग स्टेरॉइड कवर। ओके, वैसे मैं जैसे बता रही हूँ, टाइम ऑफ डिलीवरी डिपेंड ऑन एंटीबॉडी लेवल्स, टाइटर्स, रेट ऑफ राइज एज वेल एज इफ एनी थेरेपी हैज बीन रिक्वायर्ड। If antibody titer is stable throughout pregnancy and delivery should be between 37-38। ये बिफोर IUT में कह रही हूँ। अगर आपने सर्वेलेंस पे लगाया हुआ है, आपको जरूरत नहीं पड़ी इवन MCA कराने की भी, सिर्फ टाइटर ज्यादा हो रहा था बट इतना ज्यादा नहीं हुआ था कि 15 से क्रॉस करता, तो आपने 37-38 पे इसको इट्स बेटर टाइम, क्योंकि 36 वीक के बाद जो फिटोमेटल हेमरेजेस हैं वो स्लाइटली बढ़ जाते हैं, MCA की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, तो इट्स बेटर कि 38 पे आउटवे कर लें। लेकिन ये भी आपने मरीज से और कंसल्टेंट से डिस्कस करके प्लान करना है। ये कोई एब्सोल्यूट इंडिकेशन नहीं कि 38 पे आप जो है निकाल दें, बट ऐसी प्रेगनेंसी जो कॉम्प्लिकेट हो गई है इम्यूनाइजेशन की वजह से और टाइटर जो है although not rising and stable है but it is immune, fetus is at risk, तो 38 जो है एक negotiable gestational age है for delivery। अगर spontaneous में जाती है ठीक है, वरना फिर इंडक्शन कर दें। if antibody level rising लेकिन IUD रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब IUD की इंडिकेशन नहीं है ना, MCA ठीक चल रहा था,
कंसीडर फॉर अर्ली डिलीवरी। अब आपने लेट्स सपोज 38 पे आपने कहा था स्टेबल जो टाइटर थे उसके साथ जा रहे थे, मैं कहूँगी 15 टाइटर हो गया या 14 टाइटर हो गया या 10 प्लस भी आ रहा है, तो आप इसकी अर्ली डिलीवरी भी कर सकते हैं, मतलब 37 पे भी डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, डू नॉट गिव एनी जेस्टेशनल एज, फिक्स मत करें। आप कहें कि आई विल रीअसेस पेशेंट and I will discuss it with consultant and with patient, then I will plan early delivery, but do not fix gestational age कि नहीं मैंने 35 पे निकालना है, 36 पे निकालना, बस आपको इसके नंबर मिलेंगे। अच्छा, अगर IUD required है, delivery need to be timed to ensure fetus is not significant anemic at birth and depends that IUD was performed। देखें, IUD करने के बाद भी आपने reassess करना है। आपको लेट्स सपोज 30 वीक्स पे IUD की, आपको 35 वीक्स पे दोबारा जरूरत पड़ती है IUD करने की, तो आप आउटवे कर लें। आपको लगता है कि इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन से बेहतर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन आफ्टर डिलीवरी 35 पे आउटवे कर लें, कंसल्टेंट से डिस्कस कर लें, इंडिविजुअलाइज करें और डिलीवर कर लें, बस सेक्शन बनेगा फिर इसका, क्योंकि यू नो MCA खराब है, ठीक है। मोड ऑफ डिलीवरी ओब्स इंडिकेशन पे होगा, विदाउट हाइड्रोप्स या विदाउट, आप समझें कि MCA या डोपलर अगर नॉर्मल है तो आपने इसकी बेस पे नहीं करना कि चूंकि ये इम्यूनाइज्ड है तो इसका सेक्शन बनता है, ओब्स इंडिकेशन पे होगा, जैसे प्रीवियस वन और ब्रीच है, ठीक है। इंडक्शन आप 37 38 पे कर सकते हैं। इंडक्शन आप चूंकि लेट्स सपोज मैं आपको बताऊं कि ये प्रीवियस वन है, ब्रीच बच्चा नहीं है और इसको MCA भी ठीक है, इसका डॉपलर भी ठीक है, ग्रोथ भी नहीं है, कोई खास नहीं है, स्टेबल चलता रहा टाइटर। मैं इस पेशेंट की बात नहीं बता रही, मैं ना काफी सिनेरियोस बना रही हूँ, ये सब भी इस पेशेंट में मत लगाना प्लीज। इस पेशेंट में तो आपने अभी 30 वीक्स पे IUD करके रीअसेस करना है MCA के थ्रू, अगर जरूरत नहीं पड़ती तो 36 37 तक खींच लेंगे इसको, ठीक है। और डिलीवरी के वक्त देखेंगे कि कैसे करनी है, इसका जो है डोपलर कैसा है, वो तो फिर आपने हर स्टेप पे रिइवैल्यूएट करना है और नेक्स्ट प्लान डिसाइड करना है। आई एम क्रिएटिंग फर्दर सिनेरियोस कि कोई मरीज आती है जिसका टाइटर स्टेबल है, ठीक है, तो 38 पे डिलीवर कर लिया, स्टेबल टाइटर नहीं है बट IUD भी रिक्वायर्ड नहीं है तो अर्ली डिलीवर कर लिया। अर्ली डिलीवरी से मुराद है 35 के बाद और 37 से पहले पहले। अगर IUD रिक्वायर्ड है, ठीक है, पेशेंट की, तो 35 तक खींच लें, 35 के बाद IUD करना मतलब ज्यादा रिस्की है एज कम्पेयर टू दैट कि आप एक्सचेंज कर लें। मोड ऑफ डिलीवरी जो है, ड्यूरिंग इंटरपार्टम केयर आपने कंटिन्यूस विटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग करनी है, न्यूनेट को हैंडओवर करना है पेडियाट्रिशियन को, कार्ड ब्लड सैंपल्स PH और उसके जो डायरेक्ट ग्लोबिन टेस्ट, डायरेक्ट कूम टेस्ट है वो होगा, ब्लूरिबिन लेवल्स होंगे बच्चे का, और उसके जो है प्रॉपर असेसमेंट होगी। बट ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये आपने खुद नहीं ऐड करना, क्योंकि ये तो न्यूनेट है ना, आप पेडियाट्रिशियन करवाएंगे, उन्होंने एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करनी है, उन्होंने क्या करना है, आप कहें कि हैंडेड ओवर टू पेडियाट्रिशियन एंड फर्दर टेस्ट आफ्टर देयर ओन प्लान। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ये आपसे आस्क हो सकते हैं, आपने लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस माँ पे तो कुछ नहीं है लेकिन बच्चे पे हो सकते हैं, मे बी वो थोड़ा सा डिले हो उसकी ग्रोथ, मे बी उसको जॉन्डिस हो जाए, मे बी 2-4 और ट्रांसफ्यूजन करनी पड़े, बट ओवरऑल कैचअप ग्रोथ हो जाती है अगर टाइमली हर चीज मैनेज हो जाए। तो टेक होम मैसेज ये है कि डू नॉट फिक्स टाइम ऑफ डिलीवरी, डू नॉट फिक्स मोड ऑफ डिलीवरी, सेफ वर्ड्स इस्तेमाल करें और वो है इंडिविजुअलाइजेशन, ठीक है। बस यही था, इसके बाद हम वो करते हैं। ABO इनकम्पैटिबिलिटी, ABO हाँ इस बताओ पे तो क्या हम है। लोग ध्यान ही नहीं देते मैम इतना आम रूटीन में भी। उसमें ना माइल्ड जॉन्डिस होता है, इतना सवेयर नहीं होता। अच्छा, इनकम्पेटेबिलिटीज जो है ना सबसे सवेयर वो रीसस की ही होती हैं बिकॉज ऑफ NTD या कैल की होती हैं, सी की भी होती हैं अगर CE के साथ आ जाए, और इनके लेवल्स हैं वो ये है कि अगर C का लेवल 7.5 से ज्यादा है तो MCA करा लें, कैल किसी भी वक्त आ जाए तो MCA करा लें क्योंकि लोअर लेवल पे भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और अगर CE के साथ आ रहा है ना तो इस पे भी लोअर लेवल पे आप पहले MCA करा सकते हैं। और ABO इनकम्पेटिबिलिटी बहुत रेयर है कि ये सवेयर हिमोलिसिस कराएं, लेकिन बच्चे को आफ्टर डिलीवरी जॉन्डिस हो सकता है, फिर वो खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है और रेयरली एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है।
मुश्किल टॉपिक था रिसर्च, मैं समझ सकती हूँ, बट अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो फिर ये आप आराम से इसको कर लेंगे। मैडम ठीक एक है? बात पूछनी है मैडम, ये जो कैल वगैरह की जो डिफरेंट इनकम्पेटिबिलिटीज है, इनको डायग्नोज करने के लिए हम एक्सटेंडेड उसकी टाइपिंग कब सस्पेक्ट करेंगे, कब हम कहेंगे कि हमें ये चाहिए मरीज को, मतलब अगर हमने मांगनी हो हमें कब, मतलब कब सस्पिशियस हो के हम कहेंगे अब हमें अब मैं तो आरएच तुम नहीं लोगों का हमें के का और सी का आएगा नहीं, अब इतने वो जालिम नहीं है। वही हाँ, ना। आ भी जाए तो मैं तुम्हें बता दूं कि इट्स वेरी इजी। अगर के क्वेश्चन आपका क्या है के मुतालिक? मैडम ये जो दूसरी कैल वगैरह की एंटीबॉडीज अगर मांगे हम तो कब, मतलब कब कहेंगे, हमें सोचें कि मांगनी अब ये नहीं कैल हो यार, सकता है। मांगो ही ना, हाँ मांगो ही ना, ना मांगो, हाँ वही ना। हाँ यही बस ये अपने सोच पाँव रही पे थी। ना कुल्हाड़ी मांगो। बस इट ठीक कैन है। बी क्वेश्चन कि व्हाट आर अदर इनकम्पेटिबिलिटीज, तो आप बोलते हैं एंटी सी, एंटी ई, एंटी के, दे आर पॉसिबल। तो मुझे नहीं लगता ठीक 12 है। मिनट में वो इतना रायता बखेर सकते हैं। तो ये नहीं संभला, पढ़ाते पढ़ाते इतना टाइम गुजर गया। मैं तो सोच रही हूँ 12 मिनट में मैं होती तो मैं क्या करती। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपका जो टेक होम मैसेज ये है कि मरीज से पूछ लें कि उसको क्या है, बजाय इसके कि उससे पूछना शुरू कर दें ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। ठीक है? जी रोल मैडम। प्लेयर तो कोई अच्छी बातें बता देगा शायद। हाँ, वो रोल प्लेयर ही जो है ना आपको अच्छी बातें बता देगा। ये शायद मैंने बनाया हुआ है एक हिस्ट्री फॉर्मेट। बायोडाटा कीप इट शॉर्ट, एज ब्रीफ एज यू कैन प्लीज। यहाँ टाइम ना वेस्ट करो, अपना इंट्रोडक्शन कराओ और मरीज को बता दो कि आपका नाम ये, आपके बारे में मुझे सारा पता है, क्या ये इन्फॉर्मेशन ठीक है? अगर ठीक है तो वो यस बोल देगी, या वो बोल देगी नहीं पता, बस। वो तो वही 80 बोलेगी अगर उसने 2.5 मिनट, उसको भी पता है कि 2.5 मिनट की हिस्ट्री है। तो स्टेप 1 में अगर हिस्ट्री में डीडी स्टैब्लिश नहीं है तो स्टेप 1 में चीफ कंप्लेंट पूछनी है, ऑनसेट, ड्यूरेशन, सेवेरिटी। लेकिन मरीज से कहें, वो बताए ये मसला कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है? ओके, फिर अगर डायग्नोसिस एस्टेब्लिश्ड है तो फिर वो जो क्वेश्चन थे काजेज वाले वो निकाल दें। ठीक है? एडिशनल क्वेश्चंस फॉर काजेज निकाल दें। स्टेप 2 सब में ही सेम है, रिस्क फैक्टर्स पूछने ही पूछने हैं। अच्छा, और जो फॉर्मल हिस्ट्री है ओब्स की, गायनी की, मेडिसिन की, सर्जरी की, ड्रग्स की, अब्यूज की, रिएक्शंस की, एलर्जीज की, सोशल हिस्ट्री, प्रोफेशन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, डिप्रेशन, वायलेंस, बीएमआई, ब्लड ग्रुप, सबसे पूछना है। रट्टा मार लो इसको 50 सेकंड में कैसे पूछना है। ठीक है? ये इसमें आप लीडिंग क्वेश्चन करेंगे। फिर स्टेप 3 में आपने क्वेश्चन पूछना है कि वर्ड आपकी क्या तवक्कुआत हैं, आप क्या सोचती हैं अपने मसले को लेके। आपका कोई क्वेश्चन है जो आप करना चाहती हैं मुझसे? नहीं तो नेक्स्ट स्टेप बता दें कि अभी फिर मैंने आपके साथ ये करना है। ठीक है? 5-30 मिनट की ब्रेक ले लो, फिर डीवीटी करते हैं। डीवीटी के लिए कौन है मैडम हमारे पास? मैम मैम ये कितनी देर में ज्वाइन हो, कितनी देर में मैडम मैं ज्वाइन? करूंगी। 30 मैं मिनट। करूं? नहीं, वो लोग आए जो कभी नहीं करते, मैं तो उनको इंकरेज मैडम करूंगी। मैं करूंगी। मैं करूं? मैं कर लूंगी डीवीटी। सबिहा मैडम मैं कर करेगी। लूंगी और डीवीटी। कौन है मैं? मैम मुनीबा। मुनीबा और कलसूम मैडम। ओके, तुम सारे ही करते रहते हो बार बार, तो मुझे लगता है कि मुनीबा और सबिहा को आज टाइम मिलना चाहिए। ठीक है मैडम। ओके मैम। मैडम जो मैनिक्विन्स होंगी वो फुल यानी मॉडल होगा, फुल मॉडल? अनिला, तुम मुझसे वो बातें पूछ रहे जिसका अभी सीपीएसपी को भी नहीं पता। मैम वो तो मुझसे मैम मुंह नीचे करके कह रहा था कि हमारी तो मशीनें तैयार नहीं है, मैनिक्विन हम कहाँ से लाएंगे। तो ये मुझसे जो ये नहीं कह रहा होती था। गारमेंट्स की मैनिक्विन्स वो ले आएंगे, पर वो ले आएंगे, पेपर की तैयारी करो। चलो वो डीवीटी वाली का तो ना, अवेलेबल है फ्री। हाँ, दिस इज फॉर यू मुनीबा। ये कल मैंने किसको बोला था? मुनीबा आपको ही बोला है ना, या सबिहा को बोला है? मैडम मैं कर लूंगी। भाई कौन किसको बोला था अभी? सबिहा को? हाँ, मैडम हम सबिहा। दोनों को ही बोला था। हाँ, तुम दोनों ही तैयार रहो। ठीक है? फिर कभी कभार ऐसा होता है ना ठीक कि है। जिसको तैयार किया होता है उसके सिग्नल नहीं मिलते, तो दूसरा भी होना चाहिए। ठीक। तो दिस इज ठीक है। फॉर बोथ ऑफ यू। ग्रेव्डा 2 पैरा 129 एनीमिया करेक्शन के लिए एडमिट हुई थी और 7th डे पे इसका आज एडमिशन है। और आज वो आपने राउंड किया तो उसको पता चला है कि वो कहते हैं मैं चला नहीं जा रहा, मेरे टांग में दर्द हो रहा है। ठीक है? टेक रेलेवेंट हिस्ट्री, एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स पूछें एग्जामिनर से, जस्टिफाई करें क्यों पूछ रहे हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशंस बताएं और जस्टिफाई करें कि क्यों पूछ रहे हैं।
फिर इसका ट्रीटमेंट प्लान फार्मुलेट कर रहे हैं और 29 वीक्स पे है, ठीक है। 9 मिनट है बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम 30 मिनट के बाद स्टार्ट भी करते हैं ना, लेट्स सपोज 5:45 पे, तो सेशन एंड हो जाएगा हमारा 6 o'clock, ठीक है। ओके ठीक है मैडम, ओके चलें, ओके, ब्रेक टाइम एंजॉय करो। मैम रिकॉर्डिंग बंद कर ले। वैसे तो देखें, डोपलर पढ़ना आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। आपने डोपलर ना समझ आए ना तो आप कह देंगे मैडम मुझे इसके इम्प्रेशन चाहिए, मतलब मुझे आप बताएं एसडी रेशियो क्या है, पल्सिलिटी इंडेक्स क्या है, वेलोसिटी क्या है, ठीक है। लेकिन पैटर्न आप ये देख लें कि ये अम्बिलिकल आर्टरी डोपलर का नॉर्मल पैटर्न होता है। डायस्टोलिक फ्लो ना मौजूद है, इसमें मौजूद तो है लेकिन थोड़ा सा कम हो गया है, इसमें एब्सेंट हो गया और इसमें रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ये पैटर्न से ओरिएंटेशन पे जरूरी है। ये आपके टॉक्स में लाइकली कोई ना कोई एक स्टेशन हो सकता है, यूजुअली होते हैं ऐसे स्टेशंस। जो अम्बिलिकल आर्टरी डोपलर नॉर्मल होती है ना, ये वाला, यही पैटर्न एमसीए में ना अब नॉर्मल होता है, ठीक है। बस एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आती ये पैटर्न तो आप कहें आई एम नॉट रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है, आई एम ट्रेन टू सी थ्रू वैल्यूज। मुझे वैल्यूज चाहिए कि एसडी रेशियो क्या है, पल्सिलिटी इंडेक्स क्या है, पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी क्या है, स्पेसिफिकली एमसीए के केस में, ठीक है। तो एमसीए में हम पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी देखते हैं, हमें यही चाहिए होती है, यही इसको हम मॉम्स में लेते हैं। इसके अलावा सिस्टोलिक डायस्टोलिक वेलोसिटी एसडी रेशियोज जो होती हैं वो हम आईयूजीआर में देखते हैं। सेरेब्रो प्लेसेंटल रेशियो, जिसमें हम पल्सिलिटी इंडेक्स ऑफ एमसी और अम्बिलिकल आर्टरी डोपलर दोनों का ना डिवाइड करके निकाल लेते हैं। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं, आप इनसे फैमिलियर भी होंगे, ठीक है। सेरेब्रो प्लेसेंटल रेशियो मोर देन 1.1 जो है नॉर्मल होती है और लेस देन 1.1 जो होती है वो खराब होती है। और ये क्या होती है, सेरेब्रल जो एमसीए की पैथोफिजियोलॉजी है, इसमें vasodilatation हो जाती है, इस मैनिफेस्टेशन increase in diastolic flow, a sign of brain sparing effect of chronic hypoxia, and results in decrease in Doppler indices of the middle cerebral artery, such as the pulsatility index, reduced pulsatility index, and ये as इन्होंने ना आईयूजीआर की बातें बताई हुई हैं। बेसिकली हम वेजोडाइलेटेशन देखते हैं एमसीए में। अब मेरी बात सुने, एक बच्चा जिसका ब्लड कम है, पतला है, एनीमिया का खून पतला होता है ना, आपने अक्सर लेबर रूम में जब आप एक एनीमिक पेशेंट का सैंपल ड्रा करते हो कितना पतला ब्लड होता है, देख के बता देते हो एचबी कम है। तो एक जो पतली चीज होती है वो ज्यादा तेजी से बहती है ना जी। तो इसी तरह एमसीए में जो पतला ब्लड है, एनीमिक ब्लड है, वो बहुत तेजी से बहेगा, तो उसकी जो पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। हालांकि नहीं बढ़नी चाहिए ना, गाढ़े अच्छे ब्लड की नहीं बढ़नी चाहिए, तो मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है। बाकी आईयूजीआर की मैनिफेस्टेशन के लिए आप देखते हैं पल्सिलिटी इंडेक्स, दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। और एनीमिया के लिए आप देखते हैं पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी। अच्छा, जो कोर्स स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे ये पूछ रही थी कि कोई जो मैंने प्लानर बनाया है फास्ट एक्सटेंडेड के लिए, यू वांट टू ऐड समथिंग एल्स या ये ठीक है, क्या आपकी सजेशन है? आई रियली वांट टू हेल्प यू पीपल इन बेस्ट पॉसिबल वे। तो क्या होना चाहिए, ये सही है कि हम इस तरह मॉड्यूल्स हैं उनको लाइव सेशन के थ्रू कवर करें, थ्रू रोल प्ले सेशंस एंड थ्रू स्ट्रक्चर डिस्कशन, और इस तरह करके सिलेबस कंपाइल कर लें, और जो आपके स्किल या परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क हैं वो एज यूजुअल आपके जो पास्ट पेपर के साथ हम कर रहे हैं हम करते रहें, तो दोनों एस्पेक्ट्स में हमारी ये चीजें कवर हो जाएं। मैम हमारा तो अर्ली प्रेगनेंसी अभी हुआ ही नहीं, हमारा तो रहता है ना मैम हमारा मोलर भी नहीं हुआ अभी तक ना।
लेबर मॉड्यूल मेरे को में just- सारा नहीं हुआ। तो यू वांट टू मैडम, ऐड एक क्वेश्चन अभी बताना। जस्ट एक मिनट। तो सीटीजी का सेशन लिया था आप लोगों ने, किन किन ने लिया है? मैंने उस रिकॉर्डिंग सुनी है। रिकॉर्डिंग सुनी। अच्छा, मैम सीटीजी लिया का तो था। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी उसकी रिकॉर्डिंग शेयर नहीं की आप टॉक्स के ग्रुप में, और मेरा प्लान ये है कि मुझे नहीं लगता कि आज आईटीपी और हमारा जो माइग्रेन हेडेक है ये 2 सेशंस कवर होंगे। नेक्स्ट मतलब कल की क्लास में मे बी हमें ये करने पड़े अलॉन्ग विद सीटीजी। तो ये 3 स्टेशंस हमारे फिर भी रह जाएंगे। तो लेबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम स्किप कर ही नहीं सकते ना। नो वरीज अबाउट दिस। इसमें लेबर केयर गाइड है, पार्टोग्राफ है, सीटीजीज हैं। ये तो वो स्टेशंस हैं जिन्होंने आना ही आना, जो कि हमेशा से आ ही रहे हैं। तो कमिंग टुवर्ड्स दिस अप्रोच, ये आपको कैसी लगी है ये अप्रोच कि हम हर मॉड्यूल में कुछ स्टेशंस रोल प्लेयर के थ्रू कर लें और कुछ स्टेशन स्ट्रक्चर डिस्कशन के थ्रू कर लें? मुझे परेशानी आपके ना परफॉर्मेंस वाले स्टेशंस की है कि सूचर लगाना, परफॉर्म करना, बीलिंच लगाना, टेम्पोनेट लगाना, यूट्राइन आर्टरी लगाना, यूरेटर रिपेयर करना, ब्लैडर रिपेयर करना, सर्जरी वाले स्पेसिफिकली। तो कोई सजेशन है कि हाउ वी कैन डू देम इन बेटर वे? मैम ये तो उसी से हो पाएंगे ना, वीडियो से ही हो पाएंगे। या नहीं, या मैं जो है बोल लें ऑनलाइन सेशन में ना जो आप लोगों ने परफॉर्म करना होता है वो चीजें बड़ी जो है ना वो कंप्रोमाइज हो जाती हैं। जो इन पर्सन सेशंस होते हैं जो आप खुद जाके अटेंड करते हो उनमें बड़ा फायदा हो जाता है कि आप हैंड्स ऑन कर लेते हो। तो हैंड्स ऑन वाली जो दिक्कत है उसको भी देखें, कम बाईपास किया जा सकता है। मींस आप अपने स्टडी पार्टनर के साथ कर लें, अच्छी वीडियोस देख लें, छोटे मॉडल्स घर बना लें, लेकिन ये प्रैक्टिस ना करनी पड़ेगी। ठीक है? अगर मैडम जो इसमें हमने स्टिचेस जैसे कि इसमें आई एम वरीड अबाउट, देखें ये जो स्टेशंस है ना, दीज स्टेशंस, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी आ रही है। देखें ये जो गायनी के क्लिनिकल 3 केसेस हैं, ये मुझे कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि आप कर सकते हो। इतने अरसे से हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जिन्होंने फास्ट अभी ज्वाइन करना है वो कवर करवा दूंगी, और आप कर भी सकते हो। 3 गायनी के रोब्स के मतलब 6 स्टेशंस तो हो गए। अब ये 7 से जो 10 स्टेशंस हैं इसमें 4 स्किल्स हैं, तो 2 गायनी 2 ओब्स की। तो इसमें लाइकली देखना एक सीपीआर आनी या तो न्यूनेटल आती है या आती है इसमें मैटरनल सीपीआर आ जाती है, या कोई ना कोई पीपीएच का स्टेशन आ जाता है। और गायनी में स्किल्स में आ सकता है कोई पॉप क्यू, या कोई ग्राफ आ सकता है यूरोडायनेमिक का, या ब्लैडर रिपेयर आ सकती है। बहुत लाइकली बहुत छोटे छोटे स्टेशन भी तो आने को तो बहुत सारे हैं, जो कि आपने लिस्ट देखी भी होगी। तो ये भी तो स्टेशन है ना आपका, तो ओवरऑल जरूरी है ये भी कवर करना। मैडम जो ब्लैडर रिपेयर है और वीवीएफ है मैडम, इसमें वीवीएफ तो एमसीपीएस तो नहीं आएगा ना? वीवीएफ का रिपेयर ब्लैडर रिपेयर ही आएगा ना? आपने एमसीपीएस के पास पेपर्स किए हैं ना, कर भी रहे होंगे। वीवीएफ भी है। हाँ, तो वीवीएफ तो मुझे आईएमए में भी नजर आ रहा है। 2019 का जो आईएमए का पेपर है आप जरा खोल के देखें, वो एफसीपीएस और एमसीपीएस से भी डिफिकल्ट है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, बट 1-2 अटेम्प्ट में 1-2 स्टेशन ऐसे आ जाते हैं जो कि हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं। मैडम कई जगह पे बताते हैं कि जो उसका ब्लैडर का म्यूकोजा लेना है, कहीं पे कहते हैं कि उसका म्यूकोजा नहीं लेना फर्स्ट लेयर में। मैडम इसके बारे में एक्स्ट्रा म्यूकोजल नहीं लेना होता, एक्स्ट्रा म्यूकोजल कौन बन जाता होते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि चले मैं बताती हूँ स्किल्स के, मैं लिस्ट बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके पास एटलीस्ट कोर्स आउटलाइन तो होना। तो मैं स्किल्स के स्टेशन दिखा देती हूँ। स्किल्स से मुराद ये है कि ये कोई ग्राफ भी हो सकता है, ठीक है, और इससे मुराद ये कि ये कोई सर्जरी भी हो सकती है। अच्छा, फिर कुछ स्टेशन होंगे। अब ये जो ना क्लिनिकल केसेस थे 3 गायनी 3 ओब्स के,
अब कुछ स्टेशंस ऐसे होंगे जो रोल प्लेयर के साथ होंगे, 1 या 2 स्टेशंस। रोल प्लेयर आ जाएगा कि आपने उससे हिस्ट्री लेनी है, रोल प्लेयर आ जाएगा कि आपने उससे कंसेंट लेनी है, रोल प्लेयर आ जाएगा कि आपने उसको बैड न्यूज ब्रेक करनी है, कोई बरका आ गया, ओवेरियन कैंसर आ गया, सिन 3 आ गया, वट या किसी भी सिचुएशन में उसकी काउंसलिंग करनी है, कोई हर डिजीज की काउंसलिंग होती है। तो रोल प्लेयर के स्टेशन इस तरह के आएंगे, काउंसलिंग के, कंसेंट के या ब्रेकिंग द बैड न्यूज के। अच्छा, तो और एक स्टेशन देख रहे हैं सिर्फ अकलौता एक, हाउ टू टीच। मतलब ये मुझे लगता है, मैं काफी अरसे से ऑब्जर्व कर रही हूँ, जो स्टेशंस भी लाहौर में स्पेसिफिकली एग्जामिनर करवा रहे हैं, वो हर स्टेशन में एक टीचिंग स्टेशन रख रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता है ये एक टीचिंग स्टेशन आना ही आना, और एक स्टेशन ऑडिट, ऑडिट भी किसी फॉर्म में आ सकता है। तो अगर आप टीचिंग सेशन हाँ, किस तरह है? अगर मैं बताऊंगी, कल भी होगा एक, इसके कुछ केसेस कल भी करेंगे। तो कमिंग टुवर्ड्स हियर, तो ये वाले जो स्टेशंस है ना, ये वाले, इन पे तो खास तवज्जो देंगे ना, कि ऑडिट की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। एक आपको टेम्पलेट मिल गई ऑडिट बनाने की, ऑडिट का एक पूरा सर्कल आपको पता है कि आपके पास एक स्टैंडर्ड जो है सिचुएशन है, लाइक गाइडलाइन है आरसीओजी की, आपने उसको मीट करना है। आपके पास सेक्शन का रेट लेट्स सपोज 30 आ रहा है, आप चाहते हैं 20 पे लेके जाएं, आप डाटा कलेक्ट कर लिया, फिर आपने मैन पावर यूज की, बजट देखा अपना, एसओपी सेट की, और कुछ अरसे बाद दोबारा आपने रिवाइज किया कि भाई आपने सोचा कि पेशेंट को जो है फिटल डिस्ट्रेस को मॉनिटर किया, लेबर की जो मॉनिटरिंग है उसको मॉनिटर किया कि किसी तरीके से फेलियर टू प्रोग्रेस पे जो नेसेसरी सेक्शन होते हैं, या ब्रीच लोगों को डिलीवर नहीं करनी आती, हालांकि सेकंड स्टेज में डिलीवर करनी चाहिए, या वीबैक का ट्रायल दिया, तो आपने इन चीजों को ओवरकम करके सेक्शन का रेट ड्रॉप किया या नहीं किया, 6 महीने बाद दोबारा असेस कर लिया, और इस तरह वो रीऑडिट होता रहा। तो प्रीक्लम्शिया कभी बन सकता है, बहुत सारी सिचुएशन में बन सकता है। तो इस पे आपने ना प्रैक्टिस करनी है ऑडिट पे, ठीक है। और टीचिंग स्टेशंस के कल मैं आपको दूंगी हैंडआउट्स, तो वो फिर इजी हो जाएगा, ये तो कोई मसला नहीं है। तो व्हाट आई फील कि आप लोग इसमें ज्यादा अच्छा कर सकते हो टीचिंग स्टेशंस में, जस्ट एक मिनट, टीचिंग स्टेशंस में आप अच्छा कर सकते हो, आप ऑडिट में अच्छा कर सकते हो। अब ये जो 6 स्टेशंस है ना गायनी ओप्स के, ये तो बिल्कुल वैसे ही है ना कि रेलेवेंट हिस्ट्री, रेलेवेंट एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन और रेलेवेंट ईडी। और ये तो हम काफी अर्से से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये भी आप फॉलो करें ना, वो हमारी हिस्ट्री के स्टेप्स और जस्टिफिकेशंस वगैरह ये आप कवर कर सकते हो। अच्छा, इसमें रोल प्लेयर में भी काउंसलिंग का आपको पता है ना कैसे स्टार्ट करनी है, एक काउंसलिंग का अपना टेम्पलेट है, उसी को फॉलो कर लें तो आप 10 में से 5-6 नंबर ले सकते हैं। बैड न्यूज ब्रेक करने की अपनी एसओपीज हैं, यू कैन इजीली, कोई भी बैड न्यूज आए तो चलो वो आपको सीए नहीं आता अच्छे तरीके से, बट कम्युनिकेशन पे आप ले सकते हो, सेफ्टी वाली चीजों पे आप ले सकते हो। कंसेंट आपके लिए डिफरेंट है, कंसेंट अभी तक हमने नहीं किया। तो टीचिंग सेशन, हाउ टू टेक गुड कंसेंट, ये 2 डिफरेंट है। तो और ये स्किल्स वाली जो ये 2 स्टेशन है ना, 4 बल्कि, ये आपकी तरफ 70% है। मैं आपको अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है, प्रिपेयर्ड स्टेशन प्रोवाइड कर सकती हूँ, मैं कर भी रही हूँ कैसे वीवीएफ को स्टेज करना है ना, यूरोडायनामिक्स जैसे हमने कितना एक्सटेंसिव किया है, लेकिन जब तक आप इसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, ये डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब 20 डेज में बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है कि हम ये 14 के 14 स्टेशंस आप अच्छे कर सकें और आप पास हो सकें, तो मैम उनको डिस्कस करें। जी मैम, हम जैसे स्टूडेंट जो है ना, मैं पेरिफेरी में रह रहे हैं ना, और उनकी जो मैम जो अपने हॉस्पिटल्स है ना, वो उनसे 3-4 घंटे के फासले पे हैं। तो मैम हम क्या कर सकते हैं ना, हम स्किल्स कैसे डेवलप करें? हमारे पास डमीज वगैरह नहीं है ना, और मैम फिर आना जाना भी है कि, तो मैम हम कैसे घर में मैम सजेशन हो कि आप घर में हम कैसे ये प्रैक्टिस ये करें? आपने मेरे अगर ओरिएंटेशन सेशंस लिए हुए हैं ना, तो मैंने तो बड़ी सजेशंस दी हुई हैं कि अपने आप को रिकॉर्ड कर लें, मैनोवर्स जो हैं वो आप डमी पे भी कर सकते हैं, घर में कोई गुड्डे पे कर सकते हैं, पिल्लो पे कर सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड पे जीपी कर सकते हैं, बहुत सारी टिप्स हैं। आप इफ यू आर फॉलोइंग मी तो ये क्वेश्चन होना नहीं चाहिए।
जी जी मैम, थैंक मैं खुद जब अपने एग्जाम की तैयारी कर रही थी, मुझे बड़ा लैंग्वेज बैरियर था, मैं पेशावर थी और कोई ऐसे स्टडी पार्टनर भी नहीं था, तो ऐसे ही किया था। फोन पे एक फ्रेंड थी गुजरावाला से, उसके साथ प्रैक्टिस करती थी और मैं हफ्ते में एक दिन जाती थी रावलपिंडी और मैक्सिमम घूम फिर के एक वाइज तरीके से केस सिलेक्शन करके प्रैक्टिस कर लेती थी। बाकी वीडियोस यूट्यूब की, और फिर बच्चों के जो टॉयज होते हैं, घर में छोटे छोटे मॉडल खुद बना लिए थे, बिलिंच के लिए एपिसेट ले लिया, एनल स्फिंक्टर लगाना खुद शुरू कर दिया, वो कर लिया था, मुझे दिक्कत नहीं पेश आई। और ये यूरोडायनामिक ग्राफ्स ये डाउनलोड कर लिए और पॉप क्यू कर लिया। तो मतलब when there is a will there is a way। ठीक है, थैंक यू। कर सकते हो। चलें, कमिंग टुवर्ड्स डीबीटी, जल्दी जल्दी हम इसे खत्म करते हैं। तो देखें, ये जो आपका कोर्स मेरे सामने है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 20 डेज मैक्सिमम है, अगर इनको वाइजली यूज करें और जो प्लानर मैंने बनाया इसी को फॉलो कर लें, जो तो आप कर सकते हो। ठीक है, और पहली दफा जब भी एग्जाम चेंज होता है ना, एग्जाम इसकी सिंपैथीज आपके साथ होती हैं, आप पास हो जाते हो। मे बी अगली दफा आपके लिए जो है ये ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए, तो इसी दफा ये एग्जाम हमने निकालना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह। चलें, आ जाओ भाई सभी, हाँ डीवीटी। यस मैडम। मैम ये डीवीटी का टॉपिक में से कोई शॉर्ट केस नहीं आएगा ना ये भी? जी हाँ, ये मैं Anyway, एज ए शॉर्ट केस करा रही हूँ। 3 क्लिनिकल शॉर्ट केसेस गायनी के आएंगे या 3 ओब्स के आएंगे, उनमें पॉसिबल है कि कुछ भी आ सकता है। मैंने तो कोई रेयर और कोई मेजर कुछ भी नहीं छोड़ा अभी तक, वी आर कवरिंग ऑल। मैम इस बार जो आपने ये सेशन है, इस बार दैट्स ट्रू मैडम। हाँ, काफी कवर हुई है, काफी मतलब हेल्पफुल। थैंक यू सो मच मैम, जज़ाक खैर दे अल्लाह ताला आपको। चलें, अल्लाह में आप सबको पास भी कराए। थैंक यू मैम, आमीन। आमीन।